बोलल्यानंतर तुम्हाला कळणारच आहे. मी नाव सांगतो, भावेशजी भाटिया समोर आहे. नमस्कार. एक खूप मोठं व्यक्तिमत्व आणि आयुष्यात आल्यानंतर कुणाला भेटायचं असतं. मी मागे पण एकदा म्हणालो होतो की हिरो कोण असतो किंवा हिरो कसा असतो, तर हिरो भावेशजींसारखा असतो. ओके, तर त्यांचं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मी तुम्हाला पहिल्यांदा करून देतो की डॉक्टर भाटिया म्हणजे PhD आहेत ते. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट इज 100+% ब्लाइंड, इनबॉर्न ब्लाइंड आहेत. ही इज नॉट ओनली अ सक्सेसफुल एंटरप्रेनर, एक यशस्वी उद्योजकच नाही आहेत ते, बट ऑल्सो ए सक्सेसफुल स्पोर्ट्समन, ट्रॅकर, पोएट अँड शायर. स्पोर्ट्समन आहेत, त्याचं पुढं येईलच. म्हणजे पॅरालिम्पिकमध्ये त्यांची खूप मोठी अचिव्हमेंट आहे. त्यांना ट्रेकिंग पण आवडतं. ते पोएट पण आहेत आणि ते शायरीसुद्धा करतात. म्हणजे अशी मल्टी डायमेन्शनल पर्सनॅलिटी तुमच्यासमोर होते. सध्या 14 स्टेटमध्ये 71 मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट आहेत, म्हणजे सनराईज कॅन्डल्सच्या, आणि 9,500 पेक्षा म्हणजे जवळपास 10,000च्या आसपास याच्यामध्ये व्हिज्युअली इम्पेअर्ड हे लोक काम करतात. म्हणजे ऑलमोस्ट 9,500 लोक आहेत, ते सगळे ब्लाइंड आहेत जे सनराईज कॅन्डलसाठी काम करतात ऑल ओव्हर द इंडिया. त्याच्यानंतर 170 NAB, IBSA आणि पॅरालिम्पिक मेडल्स, शॉर्टपुट, डिस्क थ्रो आणि जॅव्हेलिन थ्रो. शॉर्टपुट म्हणजे गोळाफेक, डिस्क थ्रो म्हणजे थाळीफेक आणि जॅव्हेलिन म्हणजे भालाफेक. या तीनही प्रकारांमध्ये त्यांनी पॅरालिम्पिक आणि इतर इंटरनॅशनल स्पोर्ट्स चॅम्पियन म्हणजे कॉम्पिटिशन्समध्ये 117 पेक्षा जास्त मेडल्स अचीव केलेले आहेत. आणखी त्यांचं महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे ही हॅज रिटन मोर दॅन 5,000 शायरीज. 5,000पेक्षा जास्त शायरी त्यांनी स्वतः लिहिलेले आहेत. सर, मी हे आज पहिल्यांदाच ऐकते बरं का. ही हॅज रिसिव्ड 3 इंटरनॅशनल अँड 18 नॅशनल अवॉर्ड्स. राष्ट्रीय पुरस्कार 18 आहेत, आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 3 आहेत सरांना. अँड थ्राइस रिसिव्ड प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट अवॉर्ड. राष्ट्रपती पुरस्कार ह्या व्यक्तीला 3 वेळा मिळाले आहे. सो ही डिझर्व्स अ लॉट. फॉर बेस्ट बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 2014 मध्ये राष्ट्रपती पुरस्कार जे मिळाले. बेस्ट एम्प्लॉयर 2016 मध्ये तिथे आहे. आणि 2019चा म्हणजे लॉकडाऊनच्या जस्ट 1 वर्ष आधी बेस्ट रोल मॉडेल म्हणून त्यांना पुरस्कार मिळालेला आहे. यूट्यूबला तुम्ही घरी नंतर बघू शकता. अँड दिव्यांग भूषण पुरस्कार हा महाराष्ट्र सरकारकडून त्यांना मिळालेला आहे. त्यांचं बायोग्राफी म्हणजे आत्मचरित्र आहे, रुक जाना नाही. किती छान टायटल आहे बघा. वॉज पब्लिश्ड बाय गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. भगतसिंग कोश्यारी माननीय राज्यपालांची या पुस्तकाला प्रस्तावना आहे. आणि प्रिफेस आहे नीता अंबानी यांचा आहे, अंबानी मॅडमचा. त्याच्यानंतर 8 डॉक्टरेट आहेत. म्हणजे PhD एक मिळवायला माणसाला बराच संघर्ष करावा लागतो, खूप वेळ पण द्यावा लागतो. 8 वेगवेगळ्या डॉक्टरेट सरांना आहे. व्हेरियस युनिव्हर्सिटीज अक्रॉस इंडिया फॉर ए स्पेशल कॉन्ट्रीब्युशन टू द सोशल एंटरप्रेनरशिप. म्हणजे जे सामाजिक क्षेत्रामध्ये खूप मोठं काम त्यांनी केलेलं आहे, त्याच्यासाठी 8 वेगवेगळ्या विद्यापीठांनी त्यांना PhD पदवी बहाल केलेली आहे. भावेश भाटिया इज द फाउंडर अँड प्रेसिडेंट ऑफ सनराईज कॅन्डल्स. जे आपण सुरुवातीला येताना बोलत होतो किंवा तुम्हाला जे थोडक्यात इंट्रोडक्शन सांगितलं की सनराईज कॅन्डल्स नावाची त्यांची कंपनी आहे. तर तुम्हाला आल्यानंतर काही गोष्टी दिसल्या असतील. इथं बरेचसे पिक्चर्स आहेत. इस्टॅब्लिश 1994 ही कंपनी त्यांनी सुरू केली. आणि ओशनिक विजन फॉर द ब्लाइंड वेलफेअर सोसायटी ही एक रजिस्टर्ड NGO आहे, ज्याचं तुम्हाला आता बाहेर बोर्ड पण दिसतो. चेअरमन आहेत ते सध्या पॅरालिम्पिक कमिटीचे, म्हणजे जे व्हिज्युअल इम्पेअर्ड कॅटेगरीमध्ये असतात लोक, त्यांची एक सोसायटी असते, त्याचं चेअरमन म्हणून पण काम करतात. त्याच्यानंतर महाराष्ट्र स्पोर्ट्स कमिटीचे पण व्हाईस चेअरमन म्हणून काम करतात. ब्रँड अँबॅसेडर आहेत नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लाइंड महाराष्ट्र राज्याचे. त्याच्यानंतर नॅशनल असोसिएशन फॉर ब्लाइंड NAB ही जी संघटना आहे त्याचे जॉईंट सेक्रेटरी म्हणून ते काम पाहतात. त्याच्यानंतर नॅशनल असोसिएशन फॉर ब्लाइंड आहे, म्हणजे सातारची संस्था आहे, त्याचे डायरेक्टर म्हणून काम बघतात. त्याच्यानंतर समाज कल्याण विभाग पालकमंत्री समिती जी सातारा जिल्ह्यासाठी असते त्याचे हे प्रतिनिधी म्हणून काम करतात सर. एवढं सगळं मोठा बायोडेटा आहे. डॉक्टर भाटिया वॉज ऑल्सो बीन इन्व्हायटेड ॲज अ की स्पीकर इन BNI बिग कॉन्क्लेव्ह फ्रॉम द सुरत, गुजरात टू हैदराबाद. आणखी काय, टाइम टू टाइम ही वर्क इन अ डिफरंट कमिटीज ऑर्गनाइज फ्रॉम डिफरंट स्टेट गव्हर्नमेंट फॉर द वेलफेअर ऑफ दिव्यांग पर्सन्स. म्हणजे सगळ्या राज्यांच्या मध्ये त्यांनी काम केलेलं आहे, स्पेशली जे दिव्यांग व्यक्ती असतात त्यांच्या वेलफेअरसाठी. स्पेशली महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश गव्हर्नमेंट वेगवेगळ्या या राज्यांमध्ये त्यांनी काम केलेले आहे.
आणि याच्यापेक्षा जास्त आता तुम्ही सरांकडून ऐकणार आहात. तर मी सरांचं इथे स्वागत करतो. तुम्ही पण सरांचं जोरदार स्वागत करा. एनर्जी तुम्हाला मिळणार आहे इथून पुढच्या काही मिनिटांसाठी. सो यशवंतच्या वतीने मी तुमचं आभार मानतो की आधीच तुम्ही आम्हाला एवढा वेळ दिला. पवार सर आहेत, पवार मॅडम आहेत, आमचे घोगरे सर आहेत, आम्ही स्वतः आहोत. तर मी तुम्हाला सगळं सर विनंती करतो की आपल्या समोर जे 9th स्टँडर्डचे विद्यार्थी आहेत त्यांना इन्स्पायर करा. थँक्यू सर. थँक्यू शिंदे सर. मला हे सांगा, तुम्हाला हिंदी कळते सगळ्यांना छानपैकी? ओके, चालेल. मग आपण हिंदीत बोलूया. हां, तुम्हाला काही मध्ये प्रॉब्लेम आला की कळला नाही, तुम्ही मराठीत विचारू शकतात मला. हां, हिंदी नाही तुम्हाला बोलता आली, तुम्ही मराठीत विचारा. मला मराठी पण येते. हां, पण हिंदीमध्ये मी जास्त इझिली तुमच्यापर्यंत माझे विचार पोचवू शकतो असं मला वाटते. आणि पहिली गोष्ट की मनामधून काढून टाका की आपण कुठला लेक्चर ऐकायला बसलो आहे. वी आर फ्रेंड्स. हां, तुमच्यामधूनच मी एक आहे, तो आपण मिळून छानसा गप्पा करूया. हे एक युनिक प्रोजेक्टवर आपण आलात आहे. आणि मला खरंच आज पवार साहेब, पवार मॅडम, शिंदे सर आणि गोगरे सर आणि यशवंतचे सगळे मान्यवरांच्या हृदयापासून धन्यवाद करतो की मला एवढे छान मित्र लाभले आहेत तुमच्या सगळ्यांच्या रूपामध्ये. मार्क ट्वेनचं नाव आपण सगळ्यांनी ऐकलं असेल है ना. खूप मोठे दार्शनिक होते. तो मार्क ट्वेन हर बार कहते थे कि इंसान 2 बार पैदा होता है. एक बार तब जब उसका खरे अर्थ में एक बायोलॉजिकल जन्म होता है, और दूसरा तब जब उसको अपना विज़न मिल जाता है. विज़न समझते ना आप? हाँ, विज़न मतलब जो उसको लक्ष्य, वो किस लिए ज़िंदगी में उसने जन्म क्यों लिया है, उसका उद्देश्य क्या है ज़िंदगी में आने का, उसका लक्ष्य क्या है. तो उसको उसका जब विज़न मिल जाता है तब खरे अर्थ में उसका दूसरा जन्म होता है. तो ये विज़न हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है. आप जिस एज में हो, ये 14-15 साल की जो उम्र है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण उम्र है. इसी उम्र में आपको समझना है, इसी उम्र में आपने नक्की कर लेना है कि आपने आगे कहाँ जाना है. और आप सबके साथ यशवंत जुड़ा हुआ है. यशवंत का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है आगे बढ़ने के लिए. तो मुझे तो आप सबसे ईर्ष्या भी हो रही है, हाँ, कि आप लोग जुड़े हुए हो, इतने प्यारे आपको टीचर्स हैं आपको पढ़ाने के लिए. और इसी विज़न से कुछ लाइनों के साथ मैं शुरू करना चाहता हूँ कि मंजिलों को, मंजिल समझ में आता है ना आपको, कि मंजिलों को कभी यह न बताओ, मंजिलों को कभी यह न बताओ कि तुम्हारी तकलीफ़ें कहाँ है, लेकिन तकलीफ़ों को ये ज़रूर बताओ कि तुम्हारी मंजिलें कहाँ है ना. हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारे विज़न, हमारे मंजिल की ओर होना चाहिए. बचपन में माता पिता की जो मैं इकलौती संतान रहा, मुझे और कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है. डैडी तक तो रोज़ कमाओ रोज़ खाओ वाली बात थी. वो एक फैक्ट्री में गमेला उठाने का काम करते थे, मतलब दिहाड़ी मजदूर का काम करते थे. लेकिन माँ, उसकी इच्छा थी कि कोई ब्लाइंड स्कूल में या ऐसे स्पेशल स्कूल में न पढ़ते हुए एक मैं नॉर्मल स्कूल में पढ़ूं. दाखिला भी मिला और बस वहाँ से ये शुरुआत हुई संघर्ष की. क्योंकि उस 4,500 नॉर्मल विद्यार्थियों में मुझे कोने में बिठा दिया जाता कि आपको दिखता नहीं, चलो साइड पे बैठो, आप किताबें नहीं पढ़ पाते, आप ब्लैक बोर्ड नहीं पढ़ पाते, साइड पे बैठे कोने में बिठा दिया जाता. मुझे भी लगता कि मैं ग्राउंड पे जाऊँ, मैं भी फुटबॉल को किक लगाऊँ, मैं भी क्रिकेट खेलूँ. लेकिन मेरे हिस्से मेरे और जो विद्यार्थी मित्र थे उनकी किताबें, स्कूल बैग या टिफिन बॉक्स संभालने से ज़्यादा और कोई काम ही नहीं आता. लेकिन दोस्तों, ये जो कोने में बैठे बैठे, ये साइड पे बैठे बैठे वो जो ऊर्जा बच गई उस छोटे के भाड़े के 10 बाय 10 के झोपड़े नुमा कमरे में, जहाँ मैं मेरे माता पिता के साथ रहता था, किसी क्रिएटिविटी के रूप में, किसी सर्जन के तौर पर बाहर आना शुरू हुई. कहीं से गिल्ली मिट्टी लाओ, उस क्ले में से कुछ अलग अलग शेप देने की कोशिश करो, कहीं से बाम्बू ढूंढ कर लाओ, फिर उसकी बड़ी बड़ी पतंग की कमानी बनाओ, मांझा बनाओ. बस कोशिश यही रहती कि मैं कुछ ऐसा करूं, हटके करूं कि जो समाज मुझे हर बार एक साइड पे बिठा देता है उसके सामने मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं, है ना. उन दिनों स्कूल में लड़ाई बहुत होती, क्योंकि वो 12-13 साल की उम्र में जो ये हजारों विद्यार्थी थे, मुझे ब्लाइंड अंधा करके चिढ़ाते और बड़ी लड़ाई होती. और यूनिफॉर्म, उनको भी क्या मालूम कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए. आप तो सब बड़े संस्कारी और बड़े समझदार लगते हो मुझे. लेकिन उन दिनों वहाँ पे ऐसा होता और लड़ाई होती और यूनिफॉर्म फाड़ के घर जाना, किताब एक कोने में फेंकना और रोने की शुरुआत के बहुत हो गया, कल से मैं स्कूल नहीं जाऊँगा.
उन दिनों माँ जो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, मेरे सर पर हाथ फेर कर एक ही बात कही थी कि भावेश तू दुनिया को नहीं देख सकता, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ तकिए में मुंह डालकर रो, अरे घर से बाहर निकल और कुछ ऐसा करने की कोशिश कर, कुछ हटके करने की कोशिश कर कि जिस दुनिया को तो नहीं देख सकता एटलीस्ट वो दुनिया तेरी तरफ देखने की शुरुआत करे, है ना। और उसका सपोर्ट ही रहा। और हमने 10th के बाद, आप जानते हैं कॉलेज चालू होने को 4-5 महीने निकल ही जाते हैं, तो विथ माय वन साइटेड फ्रेंड जिसको दिखता था लेकिन उसको एक ही पैर था, हम दोनों ने मिलकर एक टेंडम साइकिल बनाई। मतलब 2 पेडल थी उस साइकिल को, आगे भी था और पीछे भी था। उसका काम था हैंडल और ब्रेक संभालना और पीछे बैठ के मैं पैडलिंग करता। और इस तरह से हमने नागपुर महाराष्ट्र से नेपाल काठमांडू और वापस नागपुर 6000 किलोमीटर की साइकिल टूर की 45 दिनों में 16 साल की उम्र में, जिसको लिम्का बुक के साथ और कई रिकॉर्ड बुक में दर्जा दिया गया है ना। माता पिता करीब 80s में यहाँ महाबलेश्वर स्थायी हो चुके थे। मैं मेरी MA इकोनॉमिक्स और MA साइकोलॉजी की दो डिग्रियां मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी से ली। वहाँ से मैं फिर वापस मैं उनके माता पिता के साथ रहने यहाँ आ गया। लेकिन उन्हीं दिनों ये जो प्रॉब्लम या तकलीफ़ें आती है तो अकेले नहीं आती है ना, पूरी झुंड के तौर पर आती है। और ऐसा ही हुआ, उन दिनों माँ को पता चला कि 4 स्टेज पे ब्लड कैंसर है। डैडी एक सिजोफ्रेनिया नामक मानसिक बीमारी से त्रस्त हो चुके थे। 50-50 हज़ार के इंजेक्शन आते थे माँ की केमोथेरेपी के लिए, ऐसे करीब 50 इंजेक्शन अमेरिका से मंगाने थे। जो भी कुछ था हमने पौने दामों में बेचा। जो दोस्तों रिश्तेदारों से लाखों रुपया हम उठा सकते थे हमने कर्जा उठाया। टाटा हॉस्पिटल मुंबई में माँ की ट्रीटमेंट चलती थी, लेकिन माँ को तो नहीं बचा सके। लेकिन मैं और मेरे पिताजी बिल्कुल फुटपाथ पे थे, लाखों रुपए का कर्जा हो चुका था। दोस्तों रिश्तेदारों ने अपने घर बंद कर रखे थे। और उन्हीं दिनों मेरे पास MA की 2 डिग्रियां थी, कहीं मैं नौकरी ढूंढ सकता था। लेकिन माँ की कही हुई बात मुझे बार बार याद आती थी कि कुछ मैं अलग करूँ, कुछ हटके करूँ। तो नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, NAB इंडिया, शायद आपने सबने नाम भी सुना रहेगा। तो वहाँ पर जाकर मैंने, जो बचपन से क्रिएटिविटी की चाह थी और कुछ 14-15 साल की उम्र में फैंसी मोमबत्तियां मेरे हाथ में लगी थी। और जब पता चला कि वहां पे ऐसी मोमबत्तियां सिखाई जाती है तो उनके एक पुनर्वसन केंद्र में 1 साल की ट्रेनिंग के लिए मैं वहां पे पहुंच गया। और वहां ज़्यादा तो कुछ सीखने को नहीं मिला, लेकिन एक प्लेन सादी मोमबत्ती जो लाइट जाने के बाद में हम लोग जलाते हैं, उस मोमबत्ती की मुझे ट्रेनिंग मिली। साथ में कुछ बॉडी मसाज की भी ट्रेनिंग मिली मुझे। और वो सब सर्टिफिकेट लेकर मैं महाबलेश्वर आया। मुझे सिर्फ 5000 रुपये चाहिए थी, लेकिन बैंकों के पास मेरे लिए वो भी नहीं था। वो चाहते थे कि मैं उनके पास में कुछ गिरवी रखूं। अब गिरवी रखने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं। तो और जो ये मसाज की मेरे पास में एक स्किल थी, एक जो मेरे पास में कौशल था, उससे मैंने आजू बाजू में महाबलेश्वर के होटल और रिसोर्ट्स में मसाजिस्ट के तौर पर काम करते हुए 10, 20, 50 रुपये करके मैंने 5000 रुपये जोड़े। अब एक फुल बॉडी मसाज करना मतलब, आपको ताकत बताऊं तो पावड़ा आप समझते हैं ना, रेती खींचने वाला, तो पावड़ा लेके अकेले ने 3 ब्रास, मतलब पूरी फुल भरी हुई रेती की ट्रक अकेले ने खाली करने में जितनी ताकत लग जाती है उतना वो बॉडी मसाज में भी ऐसे उंगलियों से वो प्रेशर देना, उनकी नसें, जो हमारा जो पेशेंट है उसको, तो इस तरह से बहुत मेहनत लगती, पूरी उंगलियां सूज जाती। लेकिन पैसे जमा करने थे तो मैंने ये 5000 रुपये इसलिए से जोड़े। मसाज को मैंने हमेशा के लिए अलविदा कहा और उस 5000 रुपये में से मैंने महाबलेश्वर में एक भाड़े के कमरे में सनराइज कैंडल की नींव रखी। लेकिन हम चीज़ें जब तक बेची नहीं बनाई हुई तो काम आगे कैसे बढ़े। तो महाबलेश्वर के मार्केट में एक फुटपाथ पे मेरा दोस्त चाय की हाथ गाड़ी लगाता था, उससे 50 रुपये रोज में मैंने वो हाथ गाड़ी ले ली और उस पर मैंने अपनी दिन भर की बनाई हुई कैंडल बेचना शुरू किया। लेकिन उस हाथ गाड़ी पे अगर एक में वो काम जो मैंने ठीक किया वो यह था कि जो भी सामने ग्राहक आए उनको मैंने अपने दिल से जोड़ने की कोशिश की, उनको मैंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की कोशिश की। क्योंकि मेरे MA इकोनॉमिक्स के हर प्रोफेसर ने मुझे एक ही सलाह दी थी कि देखो भावेश, अगर आगे चल के बिजनेस करना है तो हमारी सिर्फ एक बात ध्यान रखो, सिर्फ अपना दिमाग लगाओ और कोई बात सोचने की जरूरत नहीं है। आज सालों बीत गए कॉलेज छोड़े, लेकिन मैं आज तक उन प्रोफेसरों को नहीं समझ पाया। मैं समझता हूं बिजनेस तो क्या, किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है ना तो दिमाग से ज्यादा उसमें अपना दिल लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि दिमाग प्रकृति ने सबसे ऊपर की मंजिल पे दे दिया, लेकिन कई बार वो पैर से नीचे की बातें सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि दिल भले यहां लेफ्ट में हो, वो सोचता हर बार राइट बातें हैं। इसलिए हर कस्टमर को मैंने दिल से जोड़ा, हर कस्टमर को मैंने अपना दोस्त बनाने की कोशिश की। बाकी का काम तो उन्होंने ही किया। और इसी के चलते नीता मेरी धर्मपत्नी उन दिनों मुंबई से एज ए पर्यटक महाबलेश्वर घूमने आई थी। बहुत
रिच परिवार, 8 पेट्रोल पंप की वो इकलौती वारिस थी। मुझे अकेला देखकर अब आपको इंटरेस्ट आएगा स्टोरी में जरा सा, है ना। हाँ, तो अब मुझे अकेला देखकर उसने मुझे कहा कि मैं यहाँ पे एक बंगलो लेके मेरे परिवार के साथ भाड़े पे रुकी हुई हूँ, तो कितना अच्छा हो मैं रोज़ शाम को आके आपको हेल्प कर दिया करूँ। और मैंने हाँ कहा, और दूसरे दिन उसने रोज़ शाम को आके मुझे हेल्प करनी शुरू की। 18 दिन हमारे ठीक ठीक कटे, अच्छी दोस्ती भी हो गई, और 19वें दिन उसके तरफ से शादी का प्रस्ताव आ गया। मैं भी उन दिनों बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत था, हैंडसम था, बात बन गई। लेकिन उस प्रस्ताव के पीछे उसने कहा कि भावेश, मैंने बचपन से सिर्फ पैसा देखा और पैसों के सिवा कुछ नहीं, लेकिन इस फुटपाथ पे हैंड कार्ड पे आपके साथ काम करके अब खरे अर्थ में मुझे ज़िंदगी का विज़न मिल चुका है। आपके पास एक आर्ट है, लेकिन आपको एक साथी, एक सपोर्ट की ज़रूरत है। हम दोनों एक होते हैं और मिलकर ऐसे हजारों लाखों हमारे दिव्यांग दृष्टिबाधित मित्र हैं जो भिक्षा मांगकर अपने पैर पर खड़े हैं, उनके लिए हम काम करते हैं। और हमने बस उस फुटपाथ पे आपस में समझौती कर ली, और इन लोग थोड़े परेशान थे, लेकिन उनको भी बाद में कन्विंस किया गया। मैं नहीं चाहता था अपने घर से 1 रुपया भी लाए, ये भी बात उसने मानी। और महाबलेश्वर के स्कूल के क्लासरूम में दोस्तों को चाय शरबत पिलाकर हमारी शादी संपन्न हुई। और तीसरे चौथे दिन से हमने उस हैंड कार्ड पे सनराइज कैंडल को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन एक शर्म बिल्कुल थी कि जिस मकसद के लिए हम जुड़े थे वो कहीं पूरा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हम वहाँ पे खुददारी स्वाभिमान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तभी लकड़ियाँ पटकते हुए और हमारे ब्लाइंड मित्र अलग अलग जिलों और राज्यों से भिक्षा मांगने के लिए महाबलेश्वर, क्योंकि टूरिस्ट सीजन है, हजारों लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं, तो सबको अच्छी खासी भिक्षा मिल जाती, तो हर कोई यहाँ पे महाबलेश्वर आके भिक्षा मांगने का ये काम करता। ऐसे ही 5 मित्रों को 300 रुपया रोज का देना, रहने खाने की व्यवस्था की उनको वादा करके हमने उस घटिया काम में से बाहर निकाला। दूसरे दिन कुछ भाड़े की व्यवस्था हमने देख रखी थी, उसमें से एक सिलेक्ट की और 8 कमरे का एक भाड़े का हमने वर्कशॉप लिया भाड़े पे, किराए पे, और वहाँ से शुरुआत हुई। लेकिन ये इनके नेटवर्क इतने ज़बरदस्त होते हैं ब्लाइंड मित्रों के कि 5 के 25 कब हो गए हमें भी पता नहीं चला। अब 25-26 लोग हो गए, इतनी सारी कैंडल बन जाती थी। बेचने के लिए तो छोटी सी हैंड कार्ड थी, इनका रोज का पैसा भी देना था, जगह का भाड़ा, इनके रहने खाने की व्यवस्था करनी थी, तो कैसे काम आगे बढ़े। तब लगा कि शायद ये समाज सेवा आज नहीं तो कल बंद करनी पड़ेगी, इतना सारा फंड लाए कहाँ से। और उन्हीं दिनों मुझे बड़े बुजुर्गों की बात बार बार मेरे दिमाग में चलती थी, आपने भी शायद कहीं सुनी हो, जो गरीब परिवार या किसान के घर से या ऐसे बड़े साधारण परिवार से आते हैं, उनको अक्सर ये सुनना पड़ता है कि अपनी मर्यादा में रहो, जितनी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो। ये सुना कि नहीं तुमने? कलाम जो हमारे राष्ट्रपति रहे, उनकी एक बहुत प्यारी लेक्चर मैंने सुनी थी, और उसमें एक लाइन मुझे इतनी अच्छी लगी जिसको मैंने अपना गुरु मंत्र बनाया। क्या ज़बरदस्त लाइन! आज आप यहाँ से और कुछ मत लेके जाओ, लेकिन इस लाइन को अपने साथ बांध कर लेके जाना कि इंतज़ार करने वालों के हाथ में उतना ही आता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। इसको मैं मराठी में भी कह सकता हूँ कि वाट पाहणाऱ्यांचे हातात तेवढाच येतो जेवढा प्रयत्न करणारे छोड़ून देतात। हे लाइन सुन प्रेरणा घेऊन बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर या बड़ी बड़ी इमारतों की राह न देखते हुए हमने एक लीन, एक माइक्रो प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना शुरू किया। जहाँ एक टेबल मिली, हमारा शोरूम खड़ा हो गया, जहाँ एक कमरा मिला, हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू हो गई। और हम नहीं चाहते थे कि कंपनी में कोई मालिक नौकर हो, इसलिए जितना मैन्युफैक्चरिंग का काम था बनाने का हमने नंग पे डाल दिया। मार्केट का पूरा काम जितना बेचने का था हमने उनको कमीशन पे डाल दिया। इसलिए हर कोई अपने को एक मालिक की तरह पाता था, कोई किससे दबके नहीं था। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो कभी 20 किलो मोम और एक सादी मोमबत्ती से सनराइज कैंडल की शुरुआत हुई थी, आज 10,700 से ज़्यादा डिज़ाइन हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं सनराइज कैंडल में। जो कभी 20 किलो से शुरुआत हुई थी, गए साल हमको 2000 टन से ज़्यादा कच्चा माल मतलब मोम कम पड़ गया। पूरा यूरोप, मिडल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज़ में हमारे प्रोडक्ट जाते हैं। करीब 67 कंट्रीज़ में 9,500 से ज़्यादा, जैसे सर ने कहा, मेरे ब्लाइंड मित्र इससे रोज़गार पाते हैं। 14 राज्यों में 71 यूनिट हैं, 4,500 हमारे रिटेल काउंटर हैं पूरे भारत में। और हर कोई एक 10,000 से लेके 40, 45, 50,000 रुपया मंथली इनकम पा लेता है, जो घर मेरे इन ब्लाइंड मित्रों को संभालने के लिए तैयार नहीं थे, आज काम करके पैसा भेजकर वे लोग अपने घर संभालने लग गए। और हम ईश्वर खुदा को थैंक
यू क्यों ना कहें कि उन्होंने 2 के बदले ये 10-10 आंखें बख्श दी दोनों हाथों में। ठीक है, नहीं है जो बात, लेकिन आज हमारी बनाई हुई कैंडल्स पूरे जहां को रोशन कर रही है, उससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। दोस्तों, कोई भी संधि तक आके हमारा दरवाज़ा नहीं खटखटाती, हमें खुद हमारी अपॉर्चुनिटी संधि तक क्रिएट करनी पड़ती है। और ऐसा ही एक वाकया हुआ जब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के तरफ से हमें एक अवार्ड घोषित हुआ। उस अवार्ड के बाद अंबानी कपल ने हमें 51 लाख का चेक देना चाहा। हमने कहा पैसे नहीं, आप हमें काम दीजिए। ये बात उनको इतनी अच्छी लगी कि 2008 से टिल टुडे रिलायंस इंडस्ट्री सर की इतनी बड़ी कंपनी की हर दिवाली गिफ्ट बनाने का हमें मौका मिला। इस बार हमने 2021 में 2,60,000 बॉक्सेस हमने दिवाली गिफ्ट्स उनके जो बांटते हैं वो हमने, हमारी ब्लाइंड टीम ने उनको तैयार करके दिए। ऐसे 2008 से हर साल उनसे हमें काम मिला। मेरी जब किताब तैयार हुई तो उन्होंने उसकी प्रस्तावना लिख के दी। उनके लड़के की जब 2019 में आकाश अंबानी की शादी हुई तो मुझे और नीता को उन्होंने वहाँ पे शादी में भी बुलाया। इस तरह से ये काम आगे बढ़ने बढ़ा। लेकिन मैं सभी कितने सारे मैनेजमेंट कॉलेज हैं जो हमें केस स्टडी लेते हैं, मैं उन सबसे कहता हूँ कि चीज़ें बनाना बहुत आसान है। आप आज नहीं तो कल ये स्किल सीख जाओगे, लेकिन सबसे बड़ी स्किल जो है वो चीज़ें बेचना, मार्केट करना है ना। तो पहले हमने मार्केटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, हमने चीज़ें बेचना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने थोड़ा अपने आप को तैयार करना ज़रूरी है। मैं क्यों किसी भी हॉल में या किसी क्लासरूम में आऊँ तो पीछे की सीट पे क्यों बैठूँ? मैं आगे क्यों नहीं बैठ सकता? मैं बातें क्यों नहीं कर सकता? मेरे जितने भी क्वेश्चंस हैं, मेरे क्वेरीज हैं, मैं तुरंत उसको जबान पे क्यों नहीं ला सकता? ये हेजिटेशन की ज़रूरत ही नहीं है। हमने अगर आगे बढ़ना है तो ये जो शर्म है या ये जो हेजिटेशन है कि मैं पीछे बैठूंगा, जैसे चल रहा है चलने दो, तो ये नहीं चलेगा। आपने अपने आप को साबित करना है तो आपने इस तरह से तैयार होना है। जहाँ पे नहीं समझ में आया आप आगे बैठिए, आप बात करें, आपके क्वेश्चन आने चाहिए, तभी ये बातें हो सकती है। तो ये मार्केटिंग यही है। कई बार हमारे जो ब्लाइंड मित्र हैं जब वो नए नए आते हैं तो खुद का नाम लेना या उनको किस कारण से उनकी आंखें गई ये तक उनको पता नहीं होता, लेकिन फिर वो इतने तैयार हो जाते हैं कि अब 4,500 से ज़्यादा हमारे जो रिटेल काउंटर है अकेले संभालते हैं। जो करेंसी होती है, नोट, उनको रिकग्नाइज करना, टच सेंसेशन से अपनी चीज़ें संभालना, कस्टमर के साथ में बातें करना, अकेले ट्रैवल करना, इस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट चलता है। आमिर खान जी की सत्यमेव जयते एक सीरियल आती थी, आप लोग शायद जब छोटे रहेंगे 5-6 साल पहले, आपको मालूम है 2012-13 में बड़ी प्रचलित सीरियल थी वो, है ना। तो उसकी पूरी शूटिंग यहाँ पे हुई, आमिर खान जी खुद आए थे। और 2014 में ये पहला अंध स्वयं रोजगार का पहला नेशनल, वहाँ पे एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर जो काम देने वाले संस्था या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो पूरे भारत में सबसे पहले नंबर पे हमको काफ़ी बड़ी बड़ी एयरलाइंस, रेलवे या काफ़ी होटल्स हैं 5 स्टार 7 स्टार जो दिव्यांग लोगों को रोजगार देती है, ऐसे 58,000 लोगों को पीछे छोड़कर हमें दूसरा नेशनल दिया गया। और अभी एम वेंकैया नायडू जी हमारे उपराष्ट्रपति जी के हाथों में तीसरा, और फिर यहाँ पे राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी का फोटो है जिन्होंने मुझे और मेरी वाइफ को दरबार हॉल में राष्ट्रपति भवन में चाय पे बुलाया था। तो हम कुछ अलग करते हैं। जब हमने काम शुरू किया तो हमें पता भी नहीं था कि ऐसे राष्ट्रपति पुरस्कार या नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड भी होते हैं ऐसे कामों के लिए। लेकिन अगर हम समाज के लिए कुछ काम करते हैं, हम सोसाइटी के लिए जीना शुरू करते हैं, तो इसमें ऐसे बहुत सारे ट्रॉफी, अवार्ड्स वगैरह आपके साथ साथ में चलते रहेंगे। लेकिन ये सब बाय प्रोडक्ट है, इसके लिए हमने काम शुरू नहीं किया था। लेकिन उस 1994 से छोटी सी हाथ गाड़ी से यहाँ तक का जो सफ़र है, मैं समझता हूँ उसमें एक ही शब्द काम आया, वो था हार्डवर्क, हार्डवर्क और सिर्फ हार्डवर्क। मैं मेरे सभी मित्रों से कहता हूं कि एक सही एंगल पे, सही दिशा पे या सही डिग्री पे अगर हार्डवर्क किया जाए तो सही डिग्री के हार्डवर्क के सामने हार्वर्ड की कई डिग्रियां फीकी पड़ सकती है। और इसी हार्डवर्क पे, इसी मेहनत पे कभी मैंने 2 लाइनें लिखी थी कि ये जो दिया होता है मोमबत्ती, वहीं से शुरुआत की थी कि समा भी हवा में रोशन हो सकती है ना। समा भी हवा में रोशन हो सकती है, कश्ती तूफानों से निकल साहिल से, साहिल मतलब किनारा, कि कश्ती तूफानों से निकल साहिल से जुड़ सकती है। आज जो छोटी टहनी है कल लंबी पतवार बन सकती है। आग की छोटी चिंगारी आग की ऊंची दीवार बन सकती है। मिट्टी जो रौंद दी गई पैरों तले वह कल ऊंची मीनार बन सकती है। बस तू एक बार मेहनत कर ले मेरे दोस्त, तेरी भी किस्मत बदल सकती है, तेरी भी किस्मत बदल सकती है।
तो मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आज होता कैसा है कि आपकी उम्र में या जो यूथ है वो चाहता है कि मैं लिफ्ट में बैठूं, बटन दबाऊं और सीधा टॉप फ्लोर पे मैं तुरंत शॉर्टकट मार के पहुंच जाऊं। लेकिन ये स्टेप करके जो आगे बढ़ने की खुशी है ना, बहुत बड़ी है। हम जो भी काम करेंगे, हर्डल, स्पीड ब्रेकर्स, तकलीफें, परेशानियां तो आने वाली। हम पढ़ाई करें, स्पोर्ट्स करें या बिजनेस करें, नौकरी करें, हम जब तक जिंदा हैं ये हमारे साथ में, ये तकलीफें हमारे साथ साथ में चलने वाली है। लेकिन मेरी इन 28 सालों के सनराइज कैंडल का अनुभव मुझे कहता है कि इन हर्डल, स्पीड ब्रेकर से हमारे जीवन में सिर्फ दो बातें हो सकती है, या तो हम बिखर जाते हैं या फिर निखर जाते हैं। तो हम निखरने की और आगे क्यों ना बढ़े, है ना। और जब पहला नेशनल आया और दिल्ली से हम लौटे, मैंने महाबलेश्वर आके उन तमाम आजू बाजू के फेरी वालों को ढूंढा। उन्होंने सिर्फ मुझे वहां से हटाने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए कितनी बार मेरी हैंड कार्ड फेंक दी थी। और शिंदे सर, पवार सर, ऐसे जो मान्यवर वहां पे जो जागृत वहां पे टूरिस्ट घूमते, वो वापस सब चीजें इकट्ठा कर देते, मैं अपने काम पे लग जाता। लेकिन जब पहला राष्ट्रपति पुरस्कार मिला और मैं महाबलेश्वर लौटा पुरस्कार लेकर, मैंने दूसरे दिन उन तमाम फेरी वालों को ढूंढा, उनके घर गया, उनको मिठाइयाँ दी, उनसे गले मिला और उनको एक बात मैंने जरूर कही कि मित्रों, आपने मेरी हाथ गाड़ी फेंकी नहीं रही थी तो मैं राष्ट्रपति भवन तक पहुंच ही नहीं पाता। आपने मुझे और मजबूत कर दिया कि अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने ये काम करना ही करना है। तो मित्रों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी हर बार कहते हैं कि ये जो हर्डल, स्पीड ब्रेकर हमारे जीवन में आते हैं, ये हमें नीचे गिराने के लिए नहीं, ये हमें ऊपर उठाने के लिए है ना। विवेकानंद जी की बड़ी प्यारी एक लाइन है कि जिस राह पे हम चल रहे हैं और उसमें अगर रुकावटें नहीं आ रही तो समझो राह ही आपकी गलत है। तो ये रुकावटें, हर्डल, स्पीड ब्रेकर्स तो हमारे साथ कंटिन्यू लगे रहने वाली है। हमने हमारे चारों ओर एक्सक्यूज और बहानों की ऐसी दीवार खड़ी कर दी ना कि हम उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। मुझे दिखता नहीं, मुझे सुनाई नहीं देता, मैं चल नहीं पाता, मुझे याद नहीं रहता, मैं बड़े गरीब परिवार से हूँ, अरे मैं तो किसान के घर से हूँ। और आजकल तो देश के कोने कोने में पवार सर बड़ा लेटेस्ट बहाना चला हुआ है कि मुझे आरक्षण नहीं मिला इसलिए मैं पीछे रह गया। तो जो भी है बेस्ट है ना। हम ऐसे किसी बहानों की हमें आवश्यकता नहीं है। अगर आगे बढ़ना है तो इन बहानों को पीछे छोड़कर हमने आगे बढ़ना पड़ेगा। जो भी है बेस्ट है। ईश्वर खुदा ने कुछ सोच समझकर हमें ऐसा बनाया। वो चाहते थे कि मुझसे सनराइज कैंडल का निर्माण हो, इसलिए उन्होंने मुझे ऐसा बनाया। नहीं तो एमए की 2-2 डिग्रियां फर्स्ट क्लास की तो मेरे पास भी थी। मैं भी किसी बैंक में क्लर्की करता होता, मैं भी किसी नीरव मोदी को लोन सैंक्शन करता होता, लेकिन सनराइज कैंडल खड़ी नहीं हो पाती। तो जो है बेस्ट है। मैं काफ़ी स्कूल कॉलेजों में एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाता हूँ। उनके 15 अगस्त, 26 जनवरी हो या स्पोर्ट्स डे, एनुअल डे, काफ़ी मैनेजमेंट को तो काफ़ी सारे मित्रों से जब मैं मिलता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि सब कुछ होते हुए उनके माता पिता ने अपने आप को गिरवी रख के भी फीस भर के उनको इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और बड़े बड़े कॉलेज और स्कूलों में दाखिला दिलाया हुआ है। लेकिन वहाँ है बच्चे के बड़े हताशा, डिप्रेशन के माहौल में बैठे हैं। कारण जानने की कोशिश करता हूँ तो वही आप सबके टीनेजर के वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ब्रेकअप हो गए और फिर मुंह लटकाए हुए बैठे हुए, कहीं पे स्पोर्ट्स में कुछ नहीं कर पाए, कहीं एक विषय में फेल हो गए, कहीं एटी लग गई और मुंह लटकाए हुए बैठे। मैं उन तमाम मित्रों से कहता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं कि जिस भी क्षेत्र में आप कदम बढ़ाओगे तो सफलताएं आके तुम्हारे कदमों को चूमना शुरू करेगी, पहले असफलताएं भी मिलेगी। तो उन असफलताओं को हम स्वीकार करना सीखे, उन असफलताओं को हम आत्मसात करना सीखे। और वैसे भी मित्रों, असफलताओं की बुनियाद पे ही सफलताओं की इमारतें खड़ी की जा सकती है। और कई बार मैं उनसे कहता हूं कि वो अच्छा, एक आपने फिल्म देखी थी 3 इडियट, है ना, आप सब ने देखी रहेगी, मैंने भी देखी थी, बहुत प्यारी फिल्म थी, बहुत अच्छा मैसेज था। लेकिन एक बात उस फिल्म की मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगी कि उस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को हेलीकॉप्टर बनाने का एक प्रोजेक्ट दिया गया था, है ना, और वो हेलीकॉप्टर बना भी लेता है लेकिन उड़ा नहीं पाया तो क्या करता है, सुसाइड करता है ना, पंखे से लटक के खुद उड़ गया। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। इसका कारण भी था, आपने उस फिल्म में देखा रहा कि उस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ने अपने आप को एकदम अकेला बिल्कुल कमरे के अंदर में उसने सीमित कर दिया था, है ना, उसके कोई दोस्त नहीं थे, उसके साथ कोई बात करने वाले नहीं थे। तो हमारे साथ, हमारे सराउंडिंग में
4-5 अच्छे दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी है। आपकी ये जो प्यारे सब टीचर्स हैं वो आपके फ्रेंड बन सकते हैं, आपके सब जो स्टूडेंट फ्रेंड हैं वो आपके अच्छे दोस्त बन सकते हैं, आपके परिवार के सदस्य, आपके कजिन सब आपके दोस्त बन सकते हैं। लेकिन 4-5 मित्रों का हमारे सराउंडिंग में, हमारे माता पिता सब हमारे अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन 4-5 लोगों का हमारे सराउंडिंग में ऐसे लोगों का रहना बहुत ज़रूरी है जिनको हम हमारी दिल की बातें कह सकें, उनसे हम पूरी बात हम उनके साथ में शेयर कर सकें। और फिर भी कभी आपके मन में भी ऐसा कभी गलत विचार आए तो उस चाबी के गुच्छे को एटलीस्ट आप कभी भी याद कर लेना, जिसमें 40-50 कितनी भी चाबियां हो सकती है, लेकिन कई बार उसकी आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। तो अंतिम क्षण तक हम प्रयत्नशील रहें, आज नहीं तो कल सफलता हमें जरूर मिलेगी। और जो आज भी ये हताशा डिप्रेशन में बैठे हैं उनको मैं आज जरूर कह देना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से कि होके मायूस न कभी ढल जाना, होके मायूस न कभी ढल जाना, शाम के अंधेरे की तरह जीवन एक सुबह है, रोज उगते रहो भोर के सूरज की तरह। हर दिन एक नया दिन, एक नई सुबह, जो बीत गया हम उसको डस्टर से साफ करें और जो एम्प्टी ब्लैक बोर्ड मिली उस पे सुवर्ण अक्षरों से हम वापस अपना जीवन लिखने की शुरुआत करें। और एक और बात, आप किताबों को अपना दोस्त जरूर बनाए, है ना, क्योंकि अब तो ऑडिबल, स्टोरी टेल और दुनिया भर के ऐसे ऐप्स हैं जिसमें दुनिया भर की बेस्ट अवॉर्डेड किताबें सब अवेलेबल हैं। आप काम करते करते, ट्रैवल करते करते भी आप ऑडियो के माध्यम से भी सुन सकते हो। मुंबई में जो NAB इंडिया है उसमें एक स्टूडियो है जिसमें 5 लाख से ज़्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं। आप ही की तरह अच्छे लोगों ने उसको पढ़कर सब रिकॉर्ड की हुई है। वर्ल्ड की बेस्ट बुक्स है वहाँ पे। आज भी मैं दिन में 250-300 पेज रोज पढ़ता हूँ। मैं बचपन में मैंने इतनी गरीबी देखी कि माँ दिवाली में अपने लिए एक नई साड़ी भी नहीं खरीदती थी, लेकिन वो मेरे लिए किताबें जरूर खरीदती थी। और वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पढ़कर दे सके तो मैं उसके घर के कामों में मदद करता, कहीं आटा लगा दिया, वेजिटेबल कट कर दी, कपड़े धो दिए, अपना कमरा साफ कर दिया। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि 12, 13, 14 साल की उम्र में मैं बहुत अच्छा कुक बन गया। इसके पूरा फ़ायदा मेरी धर्मपत्नी को होता है। लेकिन किताबें बहुत ज़रूरी है। मेरे पास इतनी सारी किताबें थी कि 5वीं स्टैंडर्ड के वेकेशन में मैंने खुद की अपनी लाइब्रेरी खोल रखी थी और 10-10, 20-20 पैसे का उन दिनों भाड़ा मिलता और उसमें से मैं किताबें भाड़े पे देता अपने दोस्तों को और जो भी पैसा बचता उसमें से मैं नई किताबें अपने लिए खरीदता। तो किताबों के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छी बायोग्राफीज़ हैं, जो जीवन चरित्र है वो आपको चाहिए, वो लैंग्वेज में ऑडियो पे अवेलेबल है, अमेज़ोन पे अवेलेबल है, गूगल पे, आप यूट्यूब पे, तो दुनिया भर का खजाना है ना। तो आप इनको थोड़ा सा वक्त निकाल कर ज़रूर पढ़ा करें। इतने प्यारे आपको टीचर्स मिले हैं तो उनका मार्गदर्शन लीजिए, आगे बढ़िए। महात्मा गांधी जी की एक कहानी आपने सब जने, वो कहते थे हर बार, हमने काफ़ी उनके स्टेच्यूज भी देखे कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, है ना, हमने बचपन से सुना। आप सो तो नहीं गए? आपको ठीक लग रहा है मेरी बातें? समझ में आ रही है मेरी हिंदी? हाँ ठीक है, चलो 10 मिनट में ख़त्म करते हैं। हाँ, तो महात्मा गांधी जी की 3 बंदरों वाली बात हम सब ने बचपन से सुनी कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि उन 3 बंदरों के परिवार में एक और बंदर को शामिल करने की ज़रूरत है और वो है बुरा मत सोचो। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं ना बिल्कुल ऐसा होता है। शायद आप लोग फिल्म की बात ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हो तो ओम शांति ओम फिल्म में शाहरुख खान कहते हैं ना, कायनात का नाम लेते हैं ना, कि जिस चीज़ को सिद्ध से, ऐसा कोई डायलॉग है। तो ये जो ताकत है, ओशो, आचार्य रजनीश और एक दार्शनिक थे, वो इसको अस्तित्व का नाम देते थे। हजारों नाम हो सकते हैं, लेकिन एक ताकत इस पृथ्वी पे बिल्कुल है जो हमारे विचारों को पूरा करने के लिए तत्पर होती है। अभी हमने एडमिशन ली ही नहीं और हम रट्टा लगाते रहेंगे कि मैं फेल हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगी, तो दुनिया की कोई ताकत हमें फेल होने से नहीं बचा सकता। तो हम नेगेटिव क्यों सोचे, हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकते, अच्छा क्यों नहीं सोच सकते, है ना। दूसरे की बुराइयां और दूसरे की वीकनेस ढूंढने की हमें ऐसी खराब आदत लग चुकी है कि फिर जिंदगी भर दूसरों की बुराइयां और दूसरे की वीकनेस ढूंढते ढूंढते जब जाने का वक्त आ जाता है तब इतना ही कहना पड़ता है कि मैं अपने अंतिम दिनों में बस यही सोचता रहा कि धूल तो चेहरे पे थी, मैं नहा कि आईना पोंछता रहा। आईना तो वैसे ही साफ है मित्रों, बस हमें हमारी चेहरे की धूल
शेड्यूल को साफ करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप ही की तरह काफ़ी मित्रों से जब मैं हाथ मिलाता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, उनकी सब उंगलियों में उन्होंने अंगूठियाँ लगाई हुई है। मैंने सर इतनी सारी अंगूठियाँ, वो कहते सर आपको पता नहीं चलता, हमने भी बड़ी मेहनत कर ली, बस इन ग्रहों के ऊपर में छोड़ दिया है, वही नैया पार लगाया, अभी बस परीक्षाएं भी पास में आ चुकी। वापस मुझे समझाते भी कि देखो ये अंगूठे में जो लाल वाला पत्थर का टुकड़ा है वो मंगल ग्रह को प्रतिनिधित्व करता है, सफेद वाला किसी और ग्रह को। दुनिया भर के उन्होंने पत्थर के टुकड़े अलग अलग ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी अंगूठियों में लगाए हुए। अच्छा, आपने भी आपकी उंगलियों में ऐसी अंगूठियां पहनी हो तो जरा भी ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है ना। मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन ये धागा तावीज ग्रह हमारा क्या अच्छा बुरा करेंगे। यहाँ ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े और वहाँ वो करोड़ों 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 किलोमीटर दूर के ग्रह हमारा क्या अच्छा बुरा करेंगे। उनको और कोई काम धंधा नहीं है क्या कि छोड़ छाड़ के हमारी अच्छाई के लिए लग जाएंगे। तो जो भी अच्छा बुरा करना है हमने खुद ने करना है। वामन राव पै जी की बहुत सुंदर एक वाक्य है कि तुझे जीवनाचा शिल्पकार, बाहर का कोई धागा तावीज ग्रह या और कोई ताकत आके हमारे जिंदगी को नहीं संवार सकती। जो कुछ करना है हमने खुद ने करना है हमारी जिंदगी के लिए। और जो आज भी इस अंधविश्वास की दलदल में बैठे हुए हैं उन तमाम मित्रों को मैं कह देना चाहता हूं कि शब्दों के शमशेर चलाता हूं मैं, शब्दों के शमशेर चलाता हूं मैं, पानी से तस्वीर बनाता हूं मैं। कायर है वो जो किस्मत की बात करते हैं, अरे किस्मत की तो खुद तस्वीर बनाता हूं मैं। हमारी जिंदगी की तस्वीर बनाने वाले हम खुद हैं। और आखिरी में कुछ स्पोर्ट्स पे मैं एक 5 मिनट आपसे लेना चाहता हूं। उस 1988 के करीब करीब आप सबके जन्म के पहले जो मेरी वो साइकिल टूर थी 1988 की, उसके बाद अपने आप को पगभर करते 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 काफ़ी साल बीत गए। 27-28 की उम्र में जो स्पोर्ट्समैन ग्राउंड छोड़ देते हैं उस एज में मैंने वापस खेलना शुरू किया। आप सब जानते हैं जैसे ओलंपिक हैं वैसे पैरा ओलंपिक, मैंने पैरा ओलंपिक से खेलना शुरू किया। डिस्ट्रिक्ट स्टेट होते हुए 2002 में मैं पहली बार, तभी भी शायद आपका जन्म नहीं हुआ रहेगा बच्चों का, 2002 में मैं पहली बार नेशनल खेला। और 2002 से मैं शॉर्ट पुट गोला फेंक का नेशनल रिकॉर्ड लेके हूँ। अब तक मेरे पास में 117 पैरा ओलंपिक मेडल्स हैं दोस्तों। मैं अभी 50 साल की उम्र है मेरी, यहाँ पे 117 पैरा ओलंपिक के मेडल्स हैं। सब तो मैं नहीं ला सका क्योंकि यहाँ पे महाबलेश्वर की यूनियन बैंक में हमको 3 लॉकर दिए हुए हैं सिर्फ मेडल रखने के लिए, वहाँ पे सब हमारे मेडल हम लोग रखते हैं। मैं स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हूँ, मैं एग भी नहीं खाता, लेकिन ये नियमित शराब और प्रैक्टिस से ये काम पूरा हो पाता है। और मेरी वाइफ कहती है कि आप जिम तक नहीं जा सकते, लेकिन जिम तो आप तक आ सकती है। उसने यहीं पे जाते समय आपको दिखेगी एक बड़ी सी जिम मुझे लगवा दी है। अब 50 की उम्र में आज भी सुबह 4 से 8 में जिम में होता हूँ। आज भी 450-500 जोर में रोज़ सुबह को लगाता हूँ, क्योंकि हमें वो घूम के फेंकना अलाउड नहीं है। हमारे लिए वी में रिंग जो है नीचे दबा दी जाती है, वी में रेफरी सामने क्लैपिंग करते हैं जिससे हमें दिशा समझ में आती है, और फिर आधा स्टेप लेके थ्रो करना होता है। इसलिए रिस्ट, एल्बो और शोल्डर पे ज़्यादा काम करना होता है। और इसी के चलते 117 नेशनल इंटरनेशनल के पैरा ओलंपिक के मेडल्स मेरे पास में हैं दोस्तों। और मेरा स्पेन का कोच, एक मजे की बात बता दूं, मेरा स्पेन का कोच रोज मेल करके मेरी वाइफ से कहता है कि भावे सब ठीक कर रहा है, जिम है, ग्राउंड प्रैक्टिस, लेकिन उसने स्टेमिना के लिए हफ्ते में 4 दिन तो 6-7 किलोमीटर दौड़ना ही चाहिए। अब उसको क्या मालूम कि हालत खराब हो जाती है, लेकिन कोच कह रहा है तो करना पड़ेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में रोज रिपोर्ट्स भी भेजनी होती है। तो मेरी वाइफ अपने कार में बिठा के, यहाँ पोलो ग्राउंड है, बड़ा सा ग्राउंड, वहाँ लेके गई। उसने कहा 800 मीटर का एक राउंड है, तुम 10 राउंड लगाओ, तुम्हारी दौड़ की प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी। और उसने ये कहते हुए अपनी कार की डिक्की खोली, उसमें से 15 फुट की नायलॉन की रस्सी, और उसने उसी दिन नया कैरियर भी लगाया था कार को। उस रस्सी का एक छोर कैरियर को बांधा, दूसरा छोर मेरे हाथ में। उसने कहा मैं गाड़ी चलाऊंगी, तुम रस्सी पकड़कर भागो, और हमारी दौड़ की प्रैक्टिस शुरू हो गई। मैं भी बड़ा खुश था कि क्या दिमाग पाया मेरी धर्मपत्नी ने, लेकिन वो यहाँ नहीं है, इसलिए आपको अंदर की बात बता दूं। आप उससे मिलो तो कहना नहीं मैंने आपको ये बात बताई थी कि उस दिन से वो 6-7 दिन तो ये खुशियाँ बड़ी रही, लेकिन 8वें दिन से समझ में आ गया कि मुझे उससे बड़ा दबके रहना पड़ता है। और दोस्तों उस दिन से आज तक मैं बहुत उससे डर के और दबके रहता हूँ। हर हस्बैंड को रहना पड़ता है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा रहना पड़ता है, क्योंकि आज गलती से उसके सामने ऊंची आवाज़ में मैं बोल देता हूँ तो दूसरे दिन ग्राउंड पे गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है ना।
लेकिन हाँ अभी आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई तो मुझे ज़रा अच्छा लगा। हाँ जी, तो इस तरह से सनराइज कैंडल काम कर रही है। हर धर्म में हम अप्रमाद, निर्वाण, मोक्ष, जन्नत, समाधि आदि की बातें करते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस दुनिया को मैं अलविदा कहूँ उसके पहले एक 50,000 ही सही मेरे इन दिव्यांग मित्रों को मैं उनके पैर पे खड़ा कर सकूँ, उनको रोज़गार दे सकूँ, तो मैं समझूंगा मुझे जीते जी मोक्ष नसीब हो गई। और इसी के चलते ये सब काम हो रहा है। ये हमारे लिए कोई बिजनेस नहीं है, एक यज्ञ है, एक चळवळ है। मैं कर सका तो मेरे और दोस्त क्यों नहीं कर सकते, है ना। और काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, बस हम उसको पूरी ईमानदारी लगन से करें। उस फुटपाथ पे भी वही खुशी थी जो आज है। तो बस हमने काम को कैसा पैसों से तोल दिया। अभी तो हम यशवंत क्लासेस में या हमने स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन लिया नहीं कि हम पैकेज की बात करना शुरू कर देते कि हम लाखों रुपया कमाना। लेकिन है जिंदगी में पैसों की ज़रूरत सबको है, बहुत है, लेकिन उतनी है कि जब वो लगे तो उसको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़ जाए, लेकिन इतने भी ना हो जाए कि फिर उसको छुपाने की ज़रूरत पड़ जाए, है ना। ये समाज में बांटना बहुत ज़रूरी है। आपको इतनी प्यारी यशवंत क्लासेस के साथ आप उस बैनर तले आप जुड़े हुए, तो हो सके उतना नॉलेज आप उनसे बटोरें और एक अच्छे स्टूडेंट, एक अच्छे नागरिक होकर आप वहाँ से बाहर निकलें और समाज के लिए, देश के लिए और अपने परिवार, अपने खुद के लिए बहुत काम करें। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि आज का दिन गया वो कभी वापस नहीं आने वाला दोस्तों। तो जो भी करना है इसी क्षण से हम काम शुरू करें। और ऐसा नहीं कि काम ये छोटा ये बड़ा है, हर काम उतना ही महत्व का है, तो उस तरह से हम आगे बढ़ें। लेकिन ज़िंदगी में आप लोग पढ़ें, आप मोबाइल यूज़ करें, आप व्हाट्सएप यूज़ करें, आप कंप्यूटर यूज़ करें, लेकिन मित्रों स्पोर्ट्स का ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। कुछ वक्त आप लोग आपके फिजिकल फिटनेस के लिए ज़रूर निकालिए, क्योंकि अगर बॉडी फिट है तो आपका मन, मस्तिष्क, विचार सब फिट है। कुछ वक्त आप किताबों के लिए निकालिए, आप पढ़ने की आदत डालिए। न्यूज़पेपर के हेडिंग पढ़ने से शुरुआत करें, एटलीस्ट धीरे धीरे वो आदत लगेगी तो वो आपको किताबों तक लेके जाएगी। अच्छी बायोग्राफी, हजारों लाखों किताबें, अच्छी किताबें अवेलेबल हैं आपके पास, आप उसका आनंद लीजिए। हाँ, और बहुत अच्छे नागरिक बनिए। आप सब लोग यहाँ पे आए उसके लिए मैं बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एक बड़े भाई के तौर पर, है ना। मैं कोई यहाँ लेक्चर या भाषण देने के लिए नहीं आया, आप लोग इतने दूर से आए। मैं चाहता हूँ कि मैं जिस तरह से अगर मैं कर सका तो आप लोग तो बिल्कुल कर सकते हो, है ना। तो आपको बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। मेरे ब्लाइंड फ्रेंड जो काम कर रहे हैं, जो उन्होंने प्रोडक्ट तैयार किए हैं, आप देख सकते हो। आप चाहो तो आप खरीद भी सकते हो, उनको सपोर्ट भी होगा। और दूसरी बात है कि आप सबके पास में मोबाइल है। हाँ, तो आपसे मैं एक दोस्त के हैसियत से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि सनराइज कैंडल्स है ना, हमारा जो ब्रांड है, आप गूगल पे जाकर सनराइज कैंडल पे यहाँ आकर प्रोजेक्ट देखकर मेरी बातें समझकर आपको कैसा लगा आप आपका रिव्यू डालिए। आपके पास सेंटेंस लिखने के लिए वक्त न हो तो आप आपका स्टार भी डाल सकते हो, 5 स्टार 4 स्टार जो भी आपको अच्छा लगता है आप बेझिझक उस पर डालिएगा। इससे ये होगा कि जो दूर दराज से लोग घाट चढ़ते समय जो गूगल पे सर्च करते हैं कि कहाँ जाना है हमने, तो वो सब आपके रिव्यू पढ़कर यहाँ तक आ पाएंगे, हमारे ब्लाइंड मित्रों से मिल पाएंगे, है ना। तो बस आप अब आगे बढ़िए, आपको ढेरों शुभकामनाएं। आपके क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिए, और मैं चाहता हूं कि आपके मन में कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल होने चाहिए। हाँ हाँ, आप अभी वो नीता आंटी को मैंने कैसे पटाया ये मत पूछना, उसके लिए जब आप कॉलेज में आओगे तब समझाऊंगा मैं आपको। हाँ यस, मराठीत पण विचारू शकतात। हाँ तुम्ही? सर मी पवार सर. हाँ सर, हाँ पवार सर. पाठीमागं मी गिटार पाहतोय. हो सर, हो सर. सर हे सगळे माझे मित्र इकडे जे माझे दृष्टिबाधित मित्र इथे राहतात, इकडे 90 लोकांची टीम आहे जे हे युनिटवर राहते. असे आम्ही 37 हॉस्टेल आता बिल्ड केले 71 युनिट्समध्ये. आणि हे कुदरती एक बक्षीस आहे. हे सगळे गाणं वाजवणं हे देवाने हे आमच्या दृष्टिबाधित मित्रांना एक कुदरती दिलेलं आहे. सगळे आमचे ब्लाइंड मित्र इकडे गायन वादनचं काम करतात आणि खूप छान, कोण बासुरी वाजवतो, कोण गिटार, कोण तबला, कोण कीबोर्ड, असं सगळे छान हे आनंद घेतात जीवनाचे. संध्याकाळी सकाळी हे प्रे होलाय, सकाळी आम्ही इकडे गोळा होतो, ईश्वर खुदाला सगळेला आम्ही दुआ सलाम करून मग आपले आपले कामावर लागतं. हाजी हाजी.
आणि हे सगळे इन्स्ट्रुमेंट ते रोज वाजवले जातात इकडे. खूप छान वाटलं. म्हणजे आमच्याकडे एवढ्या सगळ्या गोष्टी असतानाही आम्ही हे करू शकत नाही. नाही, हा त्यामुळेच आमचा असा प्रयत्न असतो सर की जी. ट्रिप ज्यावेळेस येते महाबळेश्वरला हो, हो. त्यावेळेस हा पॉइंट आधी असतो. नाही सर, हे प्रोजेक्ट आपला आहे. हा, त्याच्यानंतर बाकीचे पॉइंट आम्ही विचारात घेतो. ऑल युअर्स. मला पण खूप संस्कारी आणि खूप सभ्य स्टुडंट्स आहे आपल्या लिडरशिपमध्ये. खूप ते तयार झालेले असं वाटतात मला. आणि आपल्या लिडरशिपमध्ये नक्की ते लोक एक छान भविष्यासाठी अग्रसर होत चालले असं मला वाटते सर. नक्कीच. येस सर. मला खूप ईर्षा होते हे सगळे स्टुडंटची की ते तुमच्याबरोबर जुळलेले सर. माझे मोठे भाऊ बरोबर जुळलेले आहे, ते यशवंत बरोबर जुळलेले आहे सर. जे सर आम्ही ते टायमाला आम्हाला यशवंत क्लासेस मिळाली असती तर मे बी आम्ही अजून 1000 टाइम छान मोठं काम केलं असतं. तुमचे काय इन्स्पिरेशन फॉर अस. नहीं सर बस सर हम काम करें और बस आज हमारे प्रयत्नों से और हमारे काम से अगर सोसाइटी का भला हो रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे ज़्यादा खुशी की ये बांटने का जो आनंद है ये बहुत बड़ा है जी. आप भी तो ज्ञान बांट रहे हैं, है ना. हम तो मोमबत्तियां बना के थोड़ा बहुत उजाला फैलाते हैं, लेकिन आप एजुकेशन का उजाला फैला रहे हो, ये बहुत बड़ा है जी. और हाल के दिनों में ये 1.5-2 साल जो लॉकडाउन के गए, बच्चे घर पे थे, तब यशवंत ने जो सपोर्ट किया बच्चों को, ये बहुत बड़ा था सर. एक जैसे आप शर्माइए मत. हाँ, हम परिवार हैं, एक वी आर फ्रेंड्स. हाँ, आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा. हाँ, आपको कुछ भी, आप काय में से मोमबत्तियाँ बनती है, कैसे बनती है, दिखता नहीं तो कैसे बनाते हो, कलर कैसे रिकग्नाइज करते हो, कितने क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आने चाहिए, है ना. हाँ, तो आप ये परेशान कर दो सर को आप एशियन में क्वेश्चन. आप जितने क्वेश्चन करोगे ना, जितने क्वेरीज आपके दिमाग में आएगी, वही आपको. मुझे तो क्लास के बाहर बिठा दिया जाता कि ये भावेश को दिखता नहीं इसलिए पागल हो गया, ये दिन भर क्वेश्चंस करते रहता है ना. लेकिन जब हमारे दिमाग में जिज्ञासा रहेगी, क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेरीज रहेगी, तभी हम आगे, हमारा दिमाग और बड़ा और व्यापक होता जाएगा. हाँ, यस येस. इंट्रोड्यूस करा. सर मी सिद्धी वेळेकर हा जी. मध्ये शिकते पवार सरांकडे. बर. तुम्ही ब्लाइंड असून पण म्हणजे एवढं सगळे एवढी मोठी तुम्ही तुमच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट केली हो. तर तुम्हाला असं वाटलं असेल ना आपण सगळ्यांपेक्षा वेगळे हो. वेगळे म्हणजे सगळे वेगळे प्रत्येक आपल्याला करताना तुम्हाला खूप अडचणी आल्या असतील. येतात ना. हो, तर एक आपल्याला असा काहीतरी मोटिवेशनल पॉइंट असतो आपला की त्याच्याकडून आपण प्रेरणा घेतो आणि शिकतो. बिलकुल आहे. आणि त्याच्यामुळे आपण टॉपला जातो. एकदम बरोबर आहे. तसं तुमचं मोटिवेशन पॉइंट आला. माझ्यासाठी माझी आई सर्वात मोठा माझ्यासाठी प्रेरणास्रोत होती. पण एक वेळा असं झाला, मी 2 मिनिटात ह्याचा छान जवाब देतो, आपण प्लीज बसा. हां ताई. हे माझा एक मित्र मला हरिद्वारला बाबा रामदेवकडे घेऊन गेला होता. तुम्ही जेव्हा पुढे जाणार पुढच्या प्रोजेक्टला, तिथे तुम्हाला ते फोटो पण पाहता येईल. तो त्यांच्याकडून त्याची इच्छा होती की त्यांच्याकडे नक्की माझ्या डोळ्यासाठी काय आहे. मग अगोदर जेवढे दुनियाभरचे डॉक्टर होते, लिंबू मिरची झाडफूकपर्यंत मी सगळे करून ठेवला होता. पण त्याची इच्छा होती म्हणून आम्ही 2 दिवस ट्रेनचा प्रवास करून तिथे पोहोचलो. तिथून पण हेच जवाब आला की सॉरी, आमच्याकडे काही नाही तुमच्या डोळ्यासाठी. पण किती छान वेळेला तुम्ही आलात की उद्यापासून आम्ही एक नवीन शिबिर घेत आहोत, तो तुम्ही ते सकाळचं शिबिर अटेंड करून आणि मग पुढे जावं. हे तुम्ही जे टर्निंग पॉईंट म्हणले त्याच्यासाठी म्हणतो. असा टर्निंग पॉईंट तो नीता माझ्या जीवनात आली, ते माझ्या जीवनासाठी मोठा टर्निंग पॉईंट होता. आईचे आशीर्वाद माझ्या जीवनासाठी मोठा टर्निंग पॉईंट. पण हे जे एक आपल्याला कुठून तरी मोटिवेशन मिळतं ना, हे तिथे मला मिळाला. आणि सकाळी जेव्हा आम्ही 4:30 वाजता ते ग्राउंडवर गेलो, तो पहिला दिवस होता आणि दुनियाभरचे त्यांचे जे भक्त होते बाबा रामदेवचे, हजारो लाखोची संख्यामध्ये ते लोक अगोदर तिथे ग्राउंडवर गोळा झालेले होते. आम्ही पण एक जागावर जाऊन बसलो. बाबा आले, व्यासपीठवर बसले आणि माईकवर त्यांनी, पहिला दिवस होता तो काय श्लोक वगैरे म्हणले आणि सगळ्याला त्यांनी आदेश दिला की आता डोळे बंद करा आणि स्वतःचे आत बघायची कोशिश करा. जे व्हॉलेंटियर स्वयंसेवक 25-50 लोकांमध्ये तिथे फिरत होते, ते कंटिन्यू सगळ्याला सांगत होते, अरे ऐका बाबा काय म्हणतात, सगळे डोळे
डोळे बंद करा आणि आत बघायची कोशिश करा, स्वतःच्या ध्यानमध्ये जरा जायची कोशिश करा. तिकडे बाबा आणि इकडे स्वयंसेवक कंटिन्यू हे हातोडा चालू होता की डोळे बंद करा, डोळे बंद करा, डोळे बंद करा. आणि मी होतो की कुठे फसलो, इथून कसं निघावं आणि लवकर महाराष्ट्रामध्ये जायचं, नाहक जाणं येणं आणि तिथे राहणं 6 दिवस बर्बाद झाले. पण हे कंटिन्यू जे डोळे बंद करायचं जे हातोडा चालला होता, ते आवाज येत होती, तेव्हा आतून माझ्या हृदयामधून मला एक खूप सुंदर जवाब मिळाला की भावेश, तू किती लकी आहे, किती नशीबवाला आहे की हजारो लोकाला जबरदस्ती सांगायला लागतो की डोळे बंद करा, तरी त्यांच्यासून होत नाही. आणि देवाने तुला काय जबरदस्त काय वेगळा बनवला की हे डोळे बंद करा खोलायचे झंझटमधूनच तुला काढून टाकला आहे ना. मी बाजूला माझा जे मित्र मला घेऊन गेला होता, माझ्या बचपनचा साथी लंगोटी यार, त्याला हलवला, मी बोललो चल यार अपना इलाज हो गया है ना. आणि तिथून मी इथे आलो आणि मग हे नवीन जीवनाची सुरुवात केली. तो असे प्रसंग येतात आपल्या जीवनात. ते हातगाडी, किती वेळा हातगाडी माझी फेकून दिली गेली, पण त्याच्याने पण ते आपल्याला ताकद मिळते. आणि त्याच्यासाठी मी नेहमी म्हणतो की मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर लम्हा एक नया इम्तहान होता है, डर कर जीने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, जो लड़कर जीते हैं उनके कदमों में जहान होता है. तो हे संघर्ष लढणं गरजेचं आहे. तो रोज आणि एक गोष्ट मला तुमच्या हे प्रश्नाच्या जवाबसाठी मला नक्की सांगावं वाटते कि हम सब हमारा प्रेरणा, हमारा मोटिवेशन हम किसी और में ढूंढने की कोशिश करते हैं. लेकिन इसके विपरीत हम ये भी हैं कि हम रोज़ उसी ईश्वर खुदा को कहते हैं कि तमेव माता पिता तमेव, हम उनको माता पिता की जगह पे ईश्वर खुदा को रखते हैं, है ना. हमारे अलग अलग, भले वो कोई भी भगवान हो, लेकिन हम उनको उस ईश्वर को हमारे माता पिता की जगह पे रखते हैं. फिर हम कई बार ये भी कहते हैं तो हम तो उसकी संतान है. और यहाँ से मैं कहता हूँ कि अब जब उनकी संतान है तो बट नेचुरल है कि वो जो ताकत उनमें है वो ईश्वर खुदा में, और एक डीएनए के रूप में उनकी संतान है, तो जेनेटिकली हमारे अंदर आई हुई है. बस हमने क्या हुआ ना कि संजोगवश हमने यहाँ अंदर छुपा के रख दी हुई है वो ताकत, वो पूरी की पूरी ताकत जो ईश्वर में हमारे पास भी है, लेकिन हमने यहाँ अंदर छुपा के रखी है. उसको बस ढूंढ कर बाहर निकालने की ज़रूरत है. जरिया कोई भी हो सकता है, एक मोमबत्ती जरिया क्यों ना हो, एक अगरबत्ती जरिया क्यों ना हो, एक एजुकेशन जरिया क्यों ना हो, लेकिन उस ताकत को बिल्कुल ढूंढकर बाहर निकालने की ज़रूरत है. और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं. और मैं समझता हूँ कि शायद आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिला रहेगा. हाँ जी. और कोई आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप. हाँ जी सर, मी रोहित पवार. हाँ जी. यशवंत कला. हाँ. तर तुम्ही म्हटलात की कायम पुस्तकांसोबत राहा, पुस्तकं वाचत राहा. हो, तुम्ही सुद्धा पुस्तकं वाचत होता. खूप अजून वाचतो. आणि स्कूल टाइम जेव्हा होता हो. तेव्हा तुम्ही ते कसं मॅनेज केलं, आम्हाला नाही जमत. स्कूल टायमाला कसं असायचं की मला वाचणं तर शक्य नव्हता. मला माझी आई वाचून द्यायची. माझा सिलेबस नसला स्कूलच्या कॉलेजच्या, ते सगळे माझी आई मला वाचून द्यायची. कॉलेजला गेलो की छान मित्र झाले, आईने मला मित्र बनवायचे शिकवले. मग ते मित्र मला ते काम करून द्यायचे. तेव्हा तर मी एक टेप रेकॉर्डर, तेव्हा तर छोटे छोटे कॅसेट्स असायचे है ना, तर टेप रेकॉर्डर पण आम्ही घेऊ शकलो, तेवढी परिस्थिती नव्हती. पण हे मित्र आणि आईकडून जास्त जास्त वाचन करून द्यायच्या. आता त्यांनी वाचन करून दिला की मी त्यांच्यासाठी काहीतरी सपोर्ट करायचा आहे ना, तर तसा हे काम नक्की व्हायचा. आता माझा मित्र मला बुक्स वाचून देतो, तर मी त्याचे जो नोटबुक आहे त्याच्यावर कवर करून दिले, त्याचा दुसरा काहीतरी मी काम करून दिला, असा नक्की असायचा. ते क्राफ्टचा सब्जेक्ट असायचा तर ते कंटाळायचे, तर मी त्यांच्यासाठी वेगळे वेगळे प्रकार बनवून द्यायचे की त्यांना क्राफ्टमध्ये फेल व्हायला नको. असं मी त्यांना माझ्याकडे जे स्किल होती ते टाईमपासून मी त्यांना शिकवायचे आणि ते लोक त्याच्या बदलीत मला वाचून द्यायचे है ना. तो मी जेव्हा टिफिन घेऊन जायचा तो आवर्जून त्यांच्यासाठी माझी आईने माझ्यासाठी काय स्पेशल बनवला तर थोडा जास्त रिक्वेस्ट करून मी माझे मित्रांसाठी घेऊन यायचा, त्यांना वाटप करायचा, त्यांना मी मित्र बनवला, मी त्यांना माझ्या हृदयापासून जोडला. आईने मला खूप वाचून दिला. तर हे कंटिन्यू. त्याच्यानंतर टेक्नॉलॉजी बदलत झाली, कॅसेट्स आली. मग मुंबईला कॅसेट्समधून आम्हाला ऑडिओ बुक्स अवेलेबल झाली. 10 कॅसेटमध्ये एक बुक कसा तरी समायची, केवळ तो 20 30 कॅसेट्समध्ये. त्याच्यानंतर CDज आले, त्याच्यानंतर पेन ड्राईव्ह. आता तो ऑनलाईन आणि असं ॲमेझॉन स्टोरीटेलपासून
खूप सारे असे ॲप्स आहेत ज्याच्यावर वर्ल्डची बेस्ट बुक्स अवेलेबल आहे. बायोग्राफी वाचायला मला जास्त आवडते. तो कंटिन्यू काम, प्रवास खूप होतो. 20-22 दिवस मी बाहेर असतो. आत्तापर्यंत 43 देश मी फिरून आलेलो आहे एकटा. कंटिन्यू प्रवासात असतो. सकाळी इथून पुणे एअरपोर्ट, तिथून परत दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद. त्याच्यासाठी माझ्याकडे हे प्रवासाचा जे वेळ आहे तो माझे मोबाईलमध्ये 4-5 चांगले बुक्स नक्की ते डाउनलोड केलेले असतात. तो हे प्रवासात हे पुस्तकं जे आहे जे मला खूप मदतरूप होतात. आणि हे एस टीमध्ये फिरायचे की प्लेनमध्ये, पण हे पुस्तकं कंटिन्यू माझ्याबरोबर असतात आणि मी खूप वाचन करतो. तर तुम्ही पण थोडीशी वेळ काढू शकतात. तुम्ही ट्रॅव्हल करतात किंवा असं आता तुम्ही सॉंग्स वगैरे, नो डाऊट म्युझिक आपल्या सगळ्याच्या जीवनात असायला पाहिजे. पण असा कंटिन्यू एक टी व्ही सिरियल आहे की तेच फिल्म परत परत रिपीट आली की त्याच्यापेक्षा तुम्ही कुठेतरी वॉकला निघा सकाळी, है ना. आणि असा ते वेळाला तुम्ही हे बुक्सला, ते तुमचा जे खाली वेळ आहे ना, तुम्ही ते वेळाला तुम्ही हे बुक्स वाचायची एक सवय, एक 10 मिनिट 15 मिनिटपासून सुरुवात करा. मग तुम्हाला ते छोडता येणार नाही. जोपर्यंत ते संपणार नाही तुम्हाला रात्री झोपायची इच्छा होणार नाही. एवढे तुम्हाला त्याच्या एक सवय लागेल. आणि इतर व्यसन किंवा इतर सवय लावायपेक्षा हे सवय लावणं मी तुम्हाला सर्वात बेस्ट आहे ना. दुनियाभरच्या ज्ञान हे पुस्तकामध्ये आहे. त्याचा पूर्ण उपयोग करा. आणि मला नाही वाटत की 24 तासामधून तुम्ही 8 तास पण झोपले तो 16 तास तुमच्याकडे राहतात. 16 तासमधून तुम्ही 2 तास किंवा 1 तास तो छान वाचनसाठी, भले तुम्ही काम करत असाल, घरी काम करत असाल, काही करत असाल की प्रवास करत असाल, तर तुम्ही एक एअरफोनच्या माध्यमाने तुम्ही हे नक्की तुम्ही हँड फ्री होऊन आणि तुम्ही त्याचा आनंद घेऊ शकतात, है ना. येस. ओके रोहित. तर दुसरा प्रश्न असा की तुम्ही मगाशी म्हणाला होता की पैसा इतना भी मत कमा की होते बिलकुल बिलकुल. तर लेवल काय असावी ज्यावेळेस आपण समाजाला द्यायला सुरुवात करतो? काय होतं ना की आता तो ठीक आहे की तुम्ही एक 14-15-16 वर्षाचे आहे, पण थोडा पुढे गेल्यावर जसं कॉलेजला गेले की मग एक देखादेखी सुरू होते, है ना. की मी एक सायकलवर किंवा मी एक माझे डॅडीची जे परिस्थिती आहे, मी एक सेकंड हँड 2 व्हीलरवर मी कॉलेजला जातो. पण तेव्हाच कोण बुलेट घेऊन की एक 4-5 लाखाची बाईक घेऊन येतो तर आपल्याला वाटते, किंवा कोण कार घेऊन आला, आणि असं होतो. आपण पिक्चरमध्ये पण पाहतो. तो तेव्हा असं आपल्याला वाटते की हे आपल्याकडे पण असावे, आणि मग तिथून हे सुरुवात होतात. आपण काय केलं आहे ना की आपण एक दुसऱ्याला फक्त पैसेनी मोजायची सुरुवात केली की कुठली कारमध्ये फिरतो, किती बँक बॅलन्स आहे, है ना, किती फॅक्टरी आहे, किती गोडाऊन आहे, किती मोठे बंगले किंवा मोठ्या महलमध्ये ते राहतोय. आज पण आपली परिस्थिती आहे की आपण असाच लोकाला मापदंड आपला तसा झाला आहे, आणि आपण तुरंत त्याचे बहकावेमध्ये येऊन जातो की मग आपण त्याच्यापेक्षा आपल्याला हीन किंवा छोटा समजायची सुरुवात करतो. पण मला वाटते की पैसे तेवढेच पाहिजे की आपण एक स्वाभिमानाने जगू शकतो आपण, है ना, एक छान जीवन जगू शकतो. अदरवाईज ह्याचं काही लिमिटच नाही, है ना. किती मोठे मोठे लोक आले आणि गेले, पुढे दुनिया जितायला सगळे निघाले होते. ते अलेक्झांडर सिकंदर माहीत आहे ना, त्याची कबरमध्ये त्याचे हात बाहेर त्यांनी सांगितले होते की ठेवा, म्हणजे दुनियाला कळायला पाहिजे की मी पुरी दुनिया जितली. पण शेवटी जेव्हा गेलो तर माझे दोघे हात खाली होते, है ना. तो ह्याचा मतलब हे नाही, असं नाही की बाजूला मोठा बंगला आहे म्हणून मी माझी झोपडी झाडून टाकावी, असा नाही. एक स्वाभिमानाची जिंदगी. तुम्ही एक छान तुम्ही गुगलचे CEO व्हा, तुम्ही इंटरनॅशनल, तुम्ही मायक्रोसॉफ्टचे CEO, जे आपल्या देशाचे आज मुलं तुमचे सरीके एक गावखेड्यामधून जाऊन ते पोस्टवर पोचलेले आहे. तुम्ही अब्दुल कलाम साहेबाची बायोग्राफी ऐका किंवा वाचा. तो किती गरीब परिस्थितीमध्ये, त्यांचे दाजीने त्यांना सपोर्ट केला नसता तो अब्दुल कलाम झाले पण नसते. त्याला शिक्षणपासून सगळे फीससुद्धा त्यांच्या दाजीने भरली. तो एवढी गरीब परिस्थिती होती. तो ते सगळे तुम्ही जेव्हा वाचता तेव्हा करते की हे सर्व आहे, हे ऑटोमॅटिकली होणार. तुम्ही एक छान अधिकारी व्हायला पाहिजे, तुम्ही एक बिझनेसमॅन पण व्हायला पाहिजे. पण फक्त पैसेसाठी तुम्ही जीवनाच्या बर्बादी करू नका. तुम्ही तुमच्या नातेवाईकमध्ये किंवा तुमच्या परिवारमध्ये खूप वेळ असा पाहिला असेल की स्वतःच्या व्यायामाची वेळ आहे किंवा आरामची वेळ आहे, ते सोडून पण त्यांच्याकडे पैसे आहेत, ते सेटल्ड आहे, पण अजून पाहिजे म्हणून त्यांना जे त्यांची
बॉडीसाठी जे काम करायचे आहे त्यांना विश्रांती घ्यायची किंवा त्यांनी व्यायाम करायचे आहे, त्यांनी ब्रिदिंग एक्सरसाइजेस करायची, प्राणायाम करायचा आहे, सकाळी लवकर उठायचे आहे, ते न करता बस ये जे अंधी दौड़ है पैसा कमाने की, उसमें अपने पूरे शरीर को उन्होंने बर्बाद कर दिया है ना. आणि जेव्हा पैसे होते तेव्हा त्यांनी काळजी घेतली नाही आणि पैसे खूप वाढले, पण शेवटी काय झाला की सगळे डॉक्टरला जायची सुरुवात झाली. एक 50-55 नंतर त्यांच्याकडे ताकदच राहिली नाही. तर हे पैसेचा उपयोग काय आपल्याकडे आहे ना. तो पैसे एक लिमिटपर्यंत ठीक आहे, देवाने दिले तो त्याचा सहज तुम्ही स्वीकार करा, पण एवढे पण नको होऊन जायला की फक्त पैसा हे सर्वस्व नाही ना. हे बाकी समाजामध्ये आपली दोस्ती, आपले संस्कार, आपला नॉलेज हे सगळे हे पैसेपेक्षा खूप सर्वोपरी आहे. मागे कितीतरी लोक होते जे लोकांनी कमीत कमी पैसेमध्ये लालबहादूर शास्त्रीजीची जीवनचरित्र तुम्ही वाचा, म्हणजे एवढ्या साधाईने राहणारे प्रधानमंत्री आपल्याला अजूनपर्यंत भेटले नाही. म्हणजे त्यांनी सरकारी निवाससुद्धा नाही घेतला, एक भाड्याच्या रूमामध्ये ते राहायचे. तो हे काय होतं ना की देखादेखीमध्ये आपण पैशाचे मागे लागतो. पण ठीक आहे, जे आज आपल्याला एक छान जीवन जगायला पाहिजे तेवढेच पाहिजे, पण त्याच्यासाठी आपला जीवन किंवा आपण कोणाच्या गळा कापून टाकायचं किंवा पीठमध्ये छुरा भोकायचं म्हणजे त्याला चीट करणं हे बिलकुल व्याजबी नाही आहे ना. सिद्धी पाटील. सॉरी, सिद्धी पाटील. सिद्धी. अरे किती छान नाव आहे सिद्धी. हां, पवार सरांकडे शिकते. अरे वा वा, मगाशी मी तुम्ही पण शिकतो त्यांच्याकडे. मगाशी तुम्ही म्हणलात की अंगठ्यात म्हणजे घालते हा. आजकालची मुलं, तर हो. त्यांच्यातलं कलर पिवळा म्हणजे मंगळ ग्रह असं मानते. हो हो, लाल म्हणजे पंगडकर आहे ना. हा, तसं तर ती शक्ती नसते असं तुम्ही म्हणता. हो, मग देव असं देव अदृश्य शक्ती आहे का बिलकुल नाही? आहे, तुम्हाला बिलकुल आहे, मी बिलकुल मानतो. एक म्हणूनच मी म्हणलो की एक ताकद बिलकुल आहे. आपण दुनियाभरचे त्याला नाव देऊ शकतात. एक ताकद बिलकुल असते है ना, जे आपल्याला सपोर्ट करते, आपल्याला प्रेरणा देते. पण हे अंधविश्वास आणि ते ताकद हे दोघेमध्ये जमीन आसमानचा फरक आहे ना. दोघे वेगळे वेगळे प्रकरण आहे, वेगळे वेगळे पर्याय आहे. पण असे बरेच सारे लोक आहे ज्यांनी हे जे अंधश्रद्धा आहे त्यालाच आपला मे बी बिझनेस पण बनवलेला आहे किंवा तेच घेऊन ते लोक त्यांना पुढे चालले. आता खूप वेळा ॲक्च्युली सांगायला नको, खूप वेळा हे विरोधाभास पण होईल की आता आपण एक समाजाचे पण एक किंवा पर्टिक्युलर एक मी माझे वैयक्तिक केलं की माझे वडील 2019ला वारले. ओके, त्यांनी जातापर्यंत मला खूप आशीर्वाद दिले की भावेश पूर्ण दुनियाचे मुले स्वतःचे वडिलेचे नावाने ओळखले जातात, पण मी असा वडील आहे जे माझे चिरंजीवी तुझ्या नावाने ओळखला गेलो. हे केवढे मोठे आशीर्वाद होते माझ्यासाठी. पण ते माझे बेस्ट फ्रेंड पण होते. माझी आई माझी बेस्ट फ्रेंड होती. पण ते गेल्यावर आता मला कोण म्हणतोय की तुम्हाला 10 गाय दानमध्ये द्यायला पाहिजे, तो वरती स्वर्गला त्यांना पोचणार आहे, की तुम्ही एवढा सोना द्यायला पाहिजे तेव्हाच त्यांना पोचणार, की तुम्ही 1000 लोकांना जेवण, ठीक आहे ज्याला जेवण नाही त्यांना आपण द्यायला पाहिजे. आपण कोविडमध्ये सगळ्यांनी असा सपोर्ट केला सोसायटीला आहे ना, ते चांगलं आहे. पण हे जे अंधविश्वास आहे की हे केल्यावर हे होईल तो हे मला नाही वाटत आणि इथेच आपण फसतो है ना. आणि हे असे वेळेला असे सगळे बुवा वगैरे सगळे असे बरेच लोक आपली आपली दुकान चालवत असतात, त्यांना आपला बिझनेस करायचा आहे. आता मी अंगठी घातली की नाही घातली ह्याच्याने काय फरक पडणार आहे ना. ते असतो आपण ते आता कितीतरी फिल्म बघतो की आपण मुलगी मागली काय आणि पूर्ण फिल्म त्याच्यावर असा क्लायमॅक्सपर्यंत असं चालला आहे. आणि अरे ते त्याच्या जन्माची तारीख मग मुलगीची का नाही बघत, असं म्हणजे मुलींवरच का असा. आणि असे हे अंधविश्वास आहे काय पुराणे जे संस्कार परंपरांनी पिढी दर पिढी आपल्यापर्यंत चालत आले ना, त्याला कुठेतरी बदलायची खूप गरज आहे. आणि देव आहे, बिलकुल आहे, मी पण मानतो. आम्ही पण सकाळी इकडे खूप सुंदर प्रार्थना घेतो देवासाठी, ते अदृश्य शक्तीसाठी. पण त्याच्यासाठी हे कर्मकांड किंवा आडंबर किंवा हे पत्थरचा जे एक तुकडा आहे आणि तो ते म्हणणार की तिकडे बुवा के इथे 100 रुपये लावा, हे देव आहे, तो हेला मी नाही मानत आहे ना. आणि हे हजारो जे माझे ब्लाइंड मित्र किंवा दिव्यांग मित्र जे स्वतः ईश्वर खुदाचा रूप आहे, त्यांना छोडून मी कुठले मस्जिदचे दरवाजे ठोकावे है ना. अच्छा, तिथे जाऊन पण मला काय दिसणार आहे, हे जिवंत जे देव आहे त्यांच्यासाठी मी काय करू शकलो, तर मला वाटते की माझं काम झालं. ठीक वाटते तुम्हाला माझा जवाब?
येस हां. तो हे ताकद तर बिलकुल आहे. आपण दुनियाभर त्याच्यात ते ताकदशिवाय तर हे पृथ्वी आपण एक स्टेप पण नाही चालू शकत, एक क्षण पण आपण जीवू नाही शकत. पण त्याच्यासाठी आपण अंधविश्वासच्या आपण रास्ता नाही अपनावू शकत आहे ना. येस. आता मला तुम्ही लहान वयात कुठे पिपळचं झाड असतं ना, त्याचं पान, त्याच्या छोडा. आता एक विद्याचं झाड असतं माहीत आहे, तुम्ही जे म्हणतात ना की विद्या, एक असा हिरवा चपटा पान असतं, त्याला आपण विद्याचं झाड म्हणतो. ओके. असा क्रिसमस ट्री सारखा झाड असतो तो. ते टायमाला लहान वयापासून मुलांमध्ये किंवा मुलींमध्ये ते प्रायमरी शाळापासून की ते झाडाचे एक छोटासा आपण लीफ कापून आपली पुस्तकामध्ये ठेवला की आपल्याला विद्या येईल, मोरपीच ठेवला की आपल्याला विद्या येईल, किंवा ते पिपळच्या पान आपण कट करून ठेवला की आपल्याला विद्या येईल. तर तशी विद्या आली असती तो मग खूप झाला असता हां है ना. तर असा हे अंधविश्वास आहे. मग पण ह्याच्या विपरीत अशी भरपूर ताकद आहे जे पूर्ण हे दुनियाला चालवते. तर आपण त्याला सॅल्यूट करायला पाहिजे, त्याला रिस्पेक्ट करायला पाहिजे आणि आपण पुढे जायला पाहिजे. सर मी रोहित. हा रोहित. तुम्ही मगाशी सांगितलं की बिझनेस करत होता. हो. छोट्यापासून हो. सुरुवात केली होती. हो. मग बिझनेस म्हणजे फक्त पैसा कमवणेच नव्हे, हा. तर अजून काही गोष्टी असतात त्याच्याबद्दल काही सांगा. बघा, एक रोजगार किंवा स्वयंरोजगार खूप गरजेचा आहे. आपल्यावर बरेच सारे लोक अवलंबित आहे, त्यांची जबाबदारी आपल्यावर आहे. त्यांना सुख देणं, त्यांना खुशी देणं आणि त्यांना एक स्वाभिमानाची जिंदगी देणं हे आपल्या सगळ्यांच्या कर्तव्य आहे. जे आपले आई वडील करतात, आपले आजोबा पंजोबांनी केला, ते आपण पण आपले येणारी जनरेशनसाठी किंवा समाजासाठी, सोसायटीसाठी करणं खूप गरजेचं आहे. पण कसं आहे की तुम्ही जे म्हणतात की त्याला एक मर्यादा किंवा एक लिमिट मस्ट आहे ना, की मला कुठे जायचं आहे किंवा मी माझा बिझनेस तर तोपर्यंतच होता की जोपर्यंत मला माझे वडीलला सांभाळायचं होतं तोपर्यंत ते बिझनेस राहिला. पण जेव्हापासून माझे ब्लाइंड मित्र जुळले माझ्याबरोबर, नंतर तर ते बिझनेस राहिलाच नाही माझ्यासाठी ना. माझ्यासाठी ते माझा विजनच पूर्ण बदलला आणि आता ते माझ्यासाठी एक यज्ञ झाला आहे, एक चळवळ झाला आहे. आज एवढे अन्नमित्रांना घेऊन आम्ही चालतो. मला खूप आनंद वाटतो सांगायला की हे 1.5-2 वर्षाचे कोविडमध्ये जे घरी घरी आमचे ब्लाइंड मित्र त्यांच्या घरपर्यंत ग्रोसरी पोचवली, त्यांचे स्टायपन पोचले, त्यांची खर्ची पोचली आणि त्यांना अजिबात कुठे उपवासी रात्री झोपायची वेळ आली नाही. तो हे पैसे सगळे त्याच्यात काम येतात ना. तो ह्याला आपण बिझनेस नाही सांगू शकत, पण हे एक वेगळा एक विषय पण आहे. आणि आपल्याला जेवढे लागतात तिथपर्यंत ठीक आहे, पण बाकीच्या हे सोसायटीची खूप गरज आहे. त्यांना सपोर्ट करणं, त्यांना पुढे जाणं. पण ते केव्हा करू शकणार आपण की जेव्हा पहिले आपण तयार होऊ. आपणच तयार नाही होणार तो आपण दुसऱ्याची मदत, एक कमजोर आदमी दूसरे की कैसे मदद करेगा. तो हम जो कमज़ोर है पहले हम ताकतवर बने, और ताकतवर मतलब किसी का शोषण करके नहीं, हम सही दिशा में सही पढ़ाई करके या फिर नौकरी करें या हम बिजनेस करें, जो भी एक शासकीय नौकरी करें, बैंक की नौकरी करें. बहुत सारे पर्याय हैं उसके लिए, लेकिन पहले हम एक सही स्थिति पे आए, उसके बाद में हम ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे नीचे हैं, उनको लेके आगे बढ़े हैं. हां. सर मी अमृता बोलते. हाँ अमृता. तर तुम्ही ब्लाइंड असताना अशा तुम्ही मेणबत्ती कशी तयार केली? हो, मेणबत्तीला कसं असतं की ह्याला बघायची गरज नाही, एक टच सेन्सेशनवर काम होतो है ना, स्पर्श ज्ञानावर. आता तुमच्यासमोर एक समजा स्टीलच्या पाणीचा ग्लास आहे है ना. पहिला तो मीण जे असतो त्याला लिक्विड फॉर्ममध्ये आणला जातो. त्याच्यामध्ये ब्रेल लिपी तुम्ही ऐकली असेल. ब्रेल लिपीच्या माध्यमाने कलर रेकग्नाइज केले जातात आणि त्याच्यामध्ये फ्रॅग्रन्स तो असा ते सुगंधामुळे आपल्याला माहीत पडते की कुठल्या डब्बीमध्ये कुठली फ्रॅग्रन्स आहे, जे फ्रॅग्रन्स मिक्स केले जातात. हे झाला. आता तुम्हाला एक ग्लास शेपची कॅन्डल बनवायची, त्याच्या दोरे वगैरे तुम्ही आत टाकले, चिटकवले मध्ये, आणि जेव्हा तुम्हाला ते पोर करायचे तर मी चायची जी किटली असतात ॲल्युमिनियमची त्याच्यामध्ये मीठ गरम करतो, ज्याच्यामुळे वरची जे धार निघते ते छोटीशी निघते. आता एक ग्लासवरती इकडे एक कॉर्नरवर आम्ही असं बोट ठेवतो आणि दुसऱ्याने ते असा
पोर करायची सुरुवात करतो, म्हणजे आतमध्ये रेळायची सुरुवात करतो आणि हे गरम 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 येऊन जेव्हा वरती चटका लागतो है ना, तेव्हा आपल्याला कळते की हे भरलेलं आहे. असा हे स्पर्श ज्ञानामुळे हे शक्य होतं. आणि कलर आम्हाला कळला आहे किंवा आम्ही लहान वेळापासून कलर पण माहीत नाही, म्हणजे आम्ही जे नवीन येतात किंवा जे शाळातच नाही गेले त्यांना आम्हाला रट्टा लावायला लागतो की भाई पत्ते म्हणजे ग्रीन असतात, आकाश म्हणजे ब्ल्यू असतो, म्हणजे आकाशी कलर म्हणले की त्याला लगेच कळायला पाहिजे की हे ब्ल्यू कलरची गोष्ट आहे. आणि आता एक 5 किलो किंवा 10 किलो मीणामध्ये आम्हाला किती कलर टाकायच्या हे आता एवढे वर्षात आम्हाला अंदाज आलेला आहे. आणि असे खूप सारे सेफ्टी पॉईंट्स आहे की ज्याच्या मदतीने आम्ही जरा पण कोणाला हे हार्मफुल होत नाही आणि सगळे सुचारूरूपणे काम करतात. हे स्पर्श ज्ञान, टच सेन्सेशननीच हे काम होतं सगळे. तुम्ही पुढे गेले तर तुम्हाला बरेच माझे ब्लाइंड मित्र, बरेच लोक आज छोटे असं स्टॉलला पण असणार, पण बरेच लोक इकडे काम पण करत असेल, ते तुम्हाला नक्की बघता येईल तिथे. ठीक आहे. ओके सर, खूप खूप थँक्यू. थँक्यू जी. म्हणजे खरं तर आपण काय देऊ शकत नाही सरांना, जे पण काय आहे ते आपण सरांकडून घेऊन जातो दरवेळेस. तर खूप काही तुमच्याकडून इथं मुलं शिकतात, आम्हीही शिकतो. त्यासाठी यशवंत फॅमिलीच्या वतीने मी तुमचे खूप खूप आभार मानतो. ज्यावेळेस आपलं आटोपलं, मॅमने सांगितलं होतं की 5 नंतर भेटता येईल, पण मी एक रिक्वेस्ट केली की आम्हाला जायचंय ऑन द स्पॉट. टाईल्सचं काम चालू आहे म्हणून मी त्यांना 1-1.5 तास त्यांना थांबवलाय, बिकॉज मशीनचे आवाज यायला नको म्हणून त्यांना मी हे सगळं सरांनी आपल्यासाठी थांबवलंय. आणि मोरेवर एक महत्वाची गोष्ट आहे, आय हॅव टू, म्हणजे इथं तुम्हाला स्ट्रॉंगली सांगायची की आपल्या आधी सर आपली वाट बघत होते, म्हणजे आपल्याला यायला थोडा लेट झाला. तर खूप काही सर आपल्याकडून शिकण्यासारखं आहे. थँक्स अ लॉट. सतत आम्हाला तुमच्या संपर्कात राहायला आणि तुमच्याकडून इन्स्पिरेशन घ्यायला आवडेल. आप लोग बहुत अच्छे नागरिक बनिए, बहुत अच्छे स्टूडेंट बनिए और बहुत अच्छे इंसान बनिए आप लोग. हाँ, और गूगल पे आप रिव्यू डालना बिल्कुल मत भूलिएगा. हाँ, मैं आपके रिव्यू के बिल्कुल मैं कभी चेक करूँगा, जरूर आपके रिव्यू आए रहेंगे. हाँ, गूगल पे सनराइज कैंडल पे आप जरूर डाल सकते हैं जी. हाँ, आप आइए, आप चाय वगैरह भी लीजिए और आगे जो प्रोजेक्ट है उसका आनंद भी लीजिए आप लोग. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. सर, ते तुम्हाला शॉर्टकट सगळ्याला आवडतो ना, की ते हातगाडीपासून इथपर्यंत मी कसा पोहोचलो असेल, त्याच्यावर तुम्हाला जगावर उभा राहायला लागेल. पण सॉरी, तर तुम्ही पण माझ्यासारी का मला 18 नॅशनल आहे, तुम्हाला मे बी 36 मिळेल. हां, त्याच्यासाठी तुम्हाला हात असा वर करा, केला, वाजवा, थांबा, पुढे वाजवा. बरं, आता थोडा छाती जवळ येऊ द्या इकडे. आता वाजवा, आता वाजवत राहा, वाजवा अजून. आता तुम्ही माहित नाही समजले की नाही समजले, मी 1 तास माझा वेळ सोडून तुमच्यासाठी दिला, तो तुमच्याकडून स्टँडिंग ओवेशन मला मिळायला पाहिजे होता. मी खूप छोटा आहे, मी हाईटनी मे बी मोठा होऊ शकतो. हे स्टँडिंग ओवेशनची गोष्ट नाही, हे तुम्ही जीवनात एक गोष्ट मी सांगतो की जे कृतज्ञता आहे ना, एक ग्रॅटिट्यूडचे जे भाव आहे ते आपले सगळेचे जीवनात हे जे 14-15 वर्षाची वय आहे ना, तेव्हापासून आपल्या जीवनात कोणी आपल्यासाठी थोडासा काय केला की ते कृतज्ञताचे भाव आपण त्यांच्याकडे बिलकुल पोचवायला पाहिजे आहे ना. तर हे एक एक्झाम्पल होता की एक स्टँडिंग ओवेशन. पण असे जीवनात प्रत्येक स्टेपवर आपले पॅरेंट्सपासून, आपले टीचर्सपासून असे खूप सारे लोक जीवनात ज्यांनी आपल्यासाठी खूप काय तप केले, खूप काय प्रयत्न केले, तर त्यांच्याप्रती आपल्या जीवनात कृतज्ञताचे आणि ग्रॅटिट्यूडचे भाव बिलकुल असायला पाहिजे. हां, येस, येस. थँक्यू जी.